Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the episode 29 of the novel Dashte Wahshat by Mehwish Ali. So let's start. कल के लिए तुम तैयार हो? आरिब रूम में आकर पूछने लगा। वो सोने के लिए करवटें बदल रही थी। हाँ, 10 बजे का वक्त है। वो मालाबाई को लेकर निकलेंगे। आधा घंटा उन्हें रास्ते में लगेगा और इस दौरान हमें पूरी प्रोटेक्शन देनी होगी पुलिस को ताकि वो कहर सम्मान वालों के अटैक से बच जाएं। पर याद रखना, उसे खराश भी नहीं आनी चाहिए। मुस्कान ने संजीदगी से कहा। वो सर हिला गया। तुम ठीक हो? वो पास आकर बैठा। वो गुस्से से घूरने लगी कि आरिफ ने नासमझी से कंधे उचकाए कि क्या कर दिया। अपनी बकवास बंद रखो। तुमने मेरी बेटी को कहा है कि मैं गटर की कीड़ी हूं। 2 दिन गटर में रही हूं। वो गुर्राई। आरिफ चौंका और कहकहा लगाकर बल खाता बेड से दूर हो गया। अच्छा, तो उसने कह दिया तुम्हें? काफी टैलेंटेड बच्ची है यार, फर्माबरदार भी है और मासूम भी। वो हंसते हुए बताने लगा। तभी मुस्कान ने पास रखा टाइम पीस उठाकर उसे मारा। वो बचना चाहता था पर उसे मालूम था कि वो नीचे झुकेगा। तभी एक बार हवा में हाथ लहराया, दूसरी बार उसने उसके झुकने पर तेजी से उसकी पीठ पर वार किया। वह कर्राह कर रह गया। जालिम नागिन, मार दिया। उफ! उसकी आह गूंजी। कहा ना जाओ यहां से, वो चिल्लाई। ओह कम ऑन यार मिसी। शादी में जो शौहर घर से निकाल दे वैसी बेबस औरत लग रही हो। हालांकि तुम्हारे अपने फैसले थे यहां आने के। करीब आकर उसका सर सीने से लगाते वो बोला, दफा करो, बेबस होगी मेरी जूती। मैं थूक आई हूं उसकी दी हुई इज्जत पर। आंख मसलते हुए वो बोली। आरिब ने उसे अपने घेरे में समेट लिया। स्पेन जाना चाहोगी? उसका सर सहलाकर वो पूछने लगा। अब इतनी बड़ी कयामत नहीं आई। उसके गुस्से से यहां आई हूं कि वो रिलैक्स रहे कुछ पल, वरना बहुत झगड़ा होता। कल चली जाऊंगी मेहंदी में। वो बोलकर खामोश हो गई। ओके, एज यू विश। अब निकलो। वो उसके हेड पर किस करने लगा था कि वो उसे धक्का देकर पीछे फेंक चुकी थी। आरिफ हंसता हुआ उसका गला घोटने के लिए करीब पहुंचा कि वो गन का मुंह उसकी सिमत करके बाहर निकलने का इशारा देने लगी। तुम एक गुंडी हो, नागिन, डायन, भूतनी, चुड़ैल, वो ना कर कहता कंधा सहलाकर वहां से निकला। मुस्कान दरवाजा बंद किए बेड पर गिर गई। आलिम जब उसे वहां से लेकर निकला था तो उससे पूछा था कि कहाँ जाना चाहोगी। तब मुस्कान ने उसके घर को तरजीह दी थी और आलिम ने उसके सर पर बोसा देकर कहा था, अपने वकार असमत पर कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना। उसके लिए वही काफी था। वो सारी रात उसे सोचता रहा और फिर याद आने पर अपनी जेब में पड़े बबल को देखता मुट्ठियां भींच देता। वो उस बबल को फेंकना चाहता था पर फेंक नहीं पाया। उसके सामने वो हिलते सुर्ख लब घूम रहे थे, जिन्हें याद करके थक कर वापस एक छोटी सी प्लास्टिक की पुड़िया में डालकर उस बबल को जेब में रख लिया। फेरी उससे वक्फे वक्फे से जाकर पूछती, मम्मा आ गई कि नहीं? अब वो क्या कहता कि वो इस मम्मा का किस्सा ही खत्म कर देना चाहता है। उसने तलाक के लिए तारिक को कह तो दिया था, पर अब रूह में बेचैनी उतर आई थी। वो सारी रात सो न सका। नतीजतन सुबह आंखों में सुर्ख डोरे गहराई से उतर आए थे। रूह में थक्कन पैदा होने लगी थी। रोज सुबह की तरह उसने अपनी बेटी और उस पर ब्लैंकेट ठीक करना चाहा था, पर खाली जगह उसको मुंह चढ़ा रही थी। अपने माँ बाप से सरसरी तरीके से सलाम करते बेटी को नाश्ता करवाकर उसे नूर के रूम में छोड़कर वहां से वो निकल गया था। वो सोचना चाहता था कि उसकी जिंदगी नॉर्मल क्यों नहीं, पर खाली सवाल ही लौट आता। वो मानता था मुस्कान से शादी उसने अपनी मर्जी से की थी। वो लड़की उससे शादी के लिए तैयार नहीं थी। उसने तो बस उसकी आंखों में मोहब्बत देखी थी, कभी पाने की चाह नहीं देखी थी। शायद वो अपनी असलियत की वजह से उससे भागती थी, पर जब उसने हाथ फैलाया तो पीछे वो भी नहीं हटी। काश वो अपने माँ बाप को सबक सिखाने के लिए इस जुनूनी लड़की का चुनाव ना करता, और अगर उसने ऐसी बेवकूफ़ी कर ली थी तो वो इनकार कर देती और इस इनकार में अपने रूप में आकर जिद पर अड़ जाती तो आज ये सब ऐसा ना होता। और शायद कहीं अगर वो इनकार करती तो वो अना का मसला बना लेता।
जिस तरह बीस्ट के केस को उसने जिंदगी का मकसद बना लिया था। उसकी कड़ी आहिस्ता आहिस्ता मिलती जा रही थी। वो सईद आलिम के बाप रशीद आलिम तक पहुंच चुका था और ये सुनकर शुश्ता रह गया था कि उसे किसी ने काट कर कीचड़ में फेंक दिया था। हो न हो बुरहान को 100% शक था कि यह हरकत उस हैवान की होगी जरूर। उसने अपनी हैवानगी का निशाना अपने ही बाप को बनाया होगा। ये भी देखा और हैरान हुआ कि उस बीस्ट का घर इतना छोटा और घुटन से भरपूर था। 2 छोटे हब्बज़दा रूम्स पर मुश्तमिल वो छोटे एक रूम के साइज जितने सहन वाले घर में सईद आलिम रहता था। वो यकीन ना करता अगर वहां के मौजूद बूढ़े लोग उसे ना बताते कि यह आलिम का ही घर है। फिर उसका बाप ड्रग्स लेता था। उसकी बहन भी थी जो इतने टाइम कोमा में पड़ी हुई थी। ये इन्फॉर्मेशन उसे रिमशा ने पहुंचाई थी कि सईद आलिम की बहन है जिसका नाम समिया है। वो कोमा में थी। उसका पास्ट क्या है कोई नहीं जानता था। वो क्यों कोमा में गई कोई नहीं जानता था। बस इतना जानते थे कि वो कोमा से लौट आई है। उसने सईद आलिम के बारे में बहुत जानने की कोशिश की, उन मोहल्ले वालों से भी, पर सब ने जैसे मुंह पर कुफ्र लगा लिया था। और फिर जबर वो नहीं कर सकता था, बस शिकस्ता लौट आया। पर इस शिकस्त के पीछे अरमान भरपूर तफ्तीश में लगा हुआ था। इस शिकस्त के बावजूद वो काफी हद तक कामयाब रहा था उसके बारे में जानने के लिए कि वो एक छोटी सी उम्र में ड्रग्स स्मगल करता था। जरूर इस ड्रग्स स्मगलर से ही आगे सीरियल किलर बना होगा। ये एसपी बुरहान अलवी की सोच थी कि वो खुशी से इस रूप में आया होगा, पर वो नहीं जानता था कि एक छोटी सी उम्र वाला लड़का अपनी पढ़ाई छोड़कर माँ बहन का पेट पालने के लिए ड्रग सप्लाई करने वाले उस मासूम को दिमागी टॉर्चर किया गया था। उसके वजूद के पोर पोर को काट कर उसमें दरिंदगी भरी गई थी। उस कमसिन लड़के को बर्फ की तह पर मुंह के बल नंगा लिटाकर पेट पर हंटर मारते हर तरह की दरिंदगी पर मजबूर किया गया था। वो खुशी से बीस्ट नहीं बना था, ना ही उसने खुशी से अपना चेहरा काटा था। वो खुशी से दरिंदों के पास नहीं गया था कि उसे दिमागी झटके दें लाइट के। यह हकीकत थी। उसकी अब की जिंदगी उसकी अजियतों पर पर्दा डाल गई थी। उस छोटे से वजूद को भूल गए थे जो दिन रात ठोकरों की जद में हुआ करता था। 2 नवाले एक घूंट के लिए सिसकता था। याद था तो सिर्फ ये कि वो एक हैवान है, मासूमों का खून बहाता है। वो मासूम जो सफेद लिबास में घूमते हैं और दिन रात के हिसाब से गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। सास के साथ ऐसा सलूक दमाद साहब, मालाबाई ने सोचों में खड़े बुरहान को देखकर तमस्कुर से कहा। वो चौंका और उसकी तरफ देखने लगा जो लेडी ऑफिसर्स के साथ हथकड़ियां पहने खड़ी थी। सुनहरी आंखें, स्याह बाल, वो इस उम्र में भी इंतहाई पुरकशिश, खूबसूरत नजरों को भटकाने की हद तक हसीन लग रही थी। बुरहान का दिल किया उसकी आंखें नोच ले। कैसी गलीज मकरू आंखें थीं उसकी। मुझे हैरत है कहर जमान ने जिंदा कैसे छोड़ दिया दोनों कमबख्तों को। और एसपी, तुमने कैसे उस लड़की से शादी कर ली जिसे मैं बेच चुकी थी? तो जरूरी तो नहीं कि वो पाक। शट अप, ना मत लो उसका अपनी जबान से, वरना जान से मार दूंगा। वो बिफर कर उस पर गुर्राया। मालाबाई उसका तैश देखकर पहले हैरान रह गई और फिर कहकहा लगाया। चल गया उसका जादू। आखिर क्यों ना चलेगा, वो भी तो मालाबाई की बे। उसे मेरी नजरों से दूर करो वरना मैं इसका खून बहा दूंगा। वो लेडी ऑफिसर्स पर धाड़ा जिन्होंने धकेल कर बाई को गाड़ी में बिठाया। वो मुसलसल उसकी हालत पर कहकहा लगा रही थी और गाड़ी में बैठी भी वो गिलाजत मुंह से हाँकती बुरहान का जब्त आजमाती कह लगा रही थी कि उसका मुंह बंद करवाने के लिए लेडी ऑफिसर को ही खींच कर एक थप्पड़ मारना पड़ा। तभी जाकर उसने जबान बंद की थी, पर मुसलसल बुड़बुड़ा कर बहुत कुछ बकती जा रही थी। बड़ी मुश्किल से खुद पर कंट्रोल किए वो सर झटक कर सिगरेट मुंह में दबाए अपनी जगह पर बैठा। सामने उसकी गाड़ी, बीच में वो गाड़ी थी जिसमें मालाबाई थी और पीछे एएसआई की गाड़ी थी। वो सब पूरे 10 बजे वहां से निकले थे। तारिक जो मालाबाई का केस लड़ रहा था गवर्नमेंट एडवोकेट था और अब उससे ही तलाक का कहा था क्योंकि तारिक और बुरहान के बीच काफी अंडरस्टैंडिंग थी। गाड़ी अपने सफर के लिए रवां दवा थी। बुरहान विंडो पर कोहनी टिकाए दूसरे हाथ से स्मोकिंग कर रहा था।
उसे अंदाजा नहीं था पीछे से उसे कौन सी कयामत घेर रही है। वो एक बार नहीं बार बार आया था कहर जमान के रास्ते में। उसने ट्रांसपोर्ट पर बगैर चेकिंग के गाड़ियों के जाने पर सख्त पाबंदी लगा दी थी और जिन पर थोड़ा शक गुजरा उन्हें हिरासत में लेकर पूरी ईमानदारी से खुफिया तफ्तीश की गई और इस तरह कई मुजरिम उनकी हिरासत में आए थे। उसका इंसानों के वजूद के जरिए स्मगलिंग रोकना, लड़कियों को बाजियाब कराना, कोठे को बंद कराना और बाई को सजा तक ले जाना एक बर्बादी थी कहर जमान की, जो एसपी बुरहान अलवी ने अपने हाथों से दी थी। वो नहीं जानता था कमिश्नर क्यों उसके रास्ते का कांटा बन रहा था, पर उसने भी अपनी ईमानदारी का सबूत देते आईजी से कॉन्ट्रैक्ट किया था और उनसे डायरेक्ट राब्ता कर लिया। बुरहान इतना मासूम भी नहीं था कि ना जानता हो कमिश्नर की रोक टोक, पर अब उसके पास ऊपर से ऑर्डर थे, तभी कमिश्नर भी मजबूर था उसके सामने। और कहते हैं जब इरादे मजबूत हो तो पहाड़ भी झुक जाते हैं, वही हुआ था। उसके मजबूत इरादों के सामने पहाड़ खुद ब खुद झुकने लगे थे और वो खुश भी था अपनी इस कामयाबी के साथ। दफातन वो चौंके और चौंकने की वजह फिजा में अचानक ठा की आवाज का गूंजना था। स्टॉप! वो धाड़ा। बैक मिरर में उसने एएसआई की गाड़ी पर अटैक देखा था। उसके हुक्म के साथ ही ड्राइवर ने झटके से गाड़ी रोकी। ओह शिट! उसने गाड़ी क्यों रोक दी? आरिफ ने हाथ पर पंच मारा। आलिफ चौंक उठा। अगर वो ना रोकता तो दूसरा अटैक उसी की गाड़ी पर होता। मुस्कान ने घूरते हुए अपने भाई को कहा, तो अब कैसे? तुम दोनों लड़ना छोड़ो और ये देखो कि वो पहुंच गए हैं। अटैक कहां से हुआ है? वो दूर अपनी अपनी गाड़ियों में थे, उसको फॉलो करते। जल्दी बाहर निकलो। गाड़ी उलटते उलटते बची थी। बुरहान ने उन्हें जल्दी से बाहर निकाला। उसके साथ आई कांस्टेबल राइफल पकड़े अलर्ट खड़े थे, जबकि अचानक अटैक पर ड्राइवर को सर पे काफी गहरी चोट लगी थी। वो उसे दूसरी गाड़ी के अंदर बिठा रहा था, तब अचानक ही मुखालिफ तरफ से फिजा में अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई थी। लोगों की चीखों पुकार मच गई। सब अपनी गाड़ियां रोड पर ही छोड़े भाग गए थे। बुरहान ने भी अपनी गन निकाल ली और दाएं बाएं से घेरती गाड़ियों पर फायर करने लगे। दूसरी तरफ गाड़ियों से वो बाहर निकलते उनकी तरफ बढ़ने लगे। पुलिस एहलकार शदीद मुकाबलाबाजी में अपनी जान बहक हो रहे थे। कराची के मेन रोड पर इस वक्त कहर जमान के आदमी और पुलिस के साथ आरिफ, मुस्कान, आलिफ तीनों असलहा लेस खुद भी गाड़ियों से उतर आए। बड़ा कमीना है, फिर से धोखा दे गया। आलिफ ने दांत कचकचाए और सामने वाले आदमी का निशाना लेते आगे बढ़ा। उसने तुमसे आने का वादा नहीं किया था। क्लाशनकोफ पकड़े वो बबल चबाती सुनहरी आंखों में रत जगह की सुर्खी लिए बाएं तरफ फायरिंग करने लगी। आरिफ की और उसकी पीठ मिली हुई थी। दोनों मुखालिफ तरफ फायर्स कर रहे थे, जबकि आलिफ बुरहान के करीब था, जो उन स्याह नकाबपोशों को अचानक अपनी मदद के लिए देखकर हैरान था। दफातन उन गाड़ियों के पीछे कई दूसरी स्याह मर्सिडीज रुकी और उनसे कलाबाजी मार कर निकलते गाड़ियों की छत पर चढ़कर उन पर निशाना लेते। कोई गैर मुल्की ही लग रहे थे। मुझे ये सिर्फ बाई को ले जाने का प्लान नहीं लग रहा, शायद ये यहाँ अवाम को हरासा करने आए हैं। आरिफ का दिमाग तेजी से चला, पर आलिफ की नजरें निशाने के साथ अपने भाई पर थीं, जो अब राइफल थामे पुलिस एहलकारों के खून से सुर्ख यूनिफॉर्म में अपनी जान की परवाह किए बगैर फायर्स करता आगे बढ़ रहा था। ये पागल आदमी क्या कर रहा है? मुस्कान आरिफ की पीठ छोड़कर उसके पीछे भागी। फिजा में धुंध फैल गई थी, पर इस धुंध में ठा ठा की आवाजें कान के पर्दे फाड़ रही थीं। आरिफ, आलिफ अपने तमाम साथियों समेत मुकाबले में थे। बुरहान! अचानक वो चीखी जब बुरहान पर निशाना लेते उस गैर मुल्की शूटर को देखा। वो झपट कर खींचती एक साइड पर गिरी। क्लाशनकोफ उसके हाथ से दूर जा गिरी जब वो गाड़ी के पास फायर्स की धुंध में बुरहान के नीचे पड़ी थी। दोनों कुछ पल के लिए बोल ही ना सके। मुस्कान का दिमाग घूम रहा था। ओह, तो ये तुम हो? मैं भी सोचूं ऐसे कौन से फरिश्ते नाजिल हो गए मेरे लिए, पर मैं कैसे भूल गया। बुरहान ने उसकी मिची आंखों को देखते तंजिया कहा,
مسکان اپنے کندھے پر لگی گولی پہ ضبط سے پڑی تھی جبکہ برہان اس کے ماسک میں چہرہ دیکھ رہا تھا۔ منہ کیوں چھپایا ہوا ہے مسی میڈم، ڈرتی ہو؟ وہ اس کا نقاب اتارنے لگا۔ مسکان بھڑک کر اسے پیچھے دھکا دے کر اٹھنے لگی، تبھی برہان نے اس کی ٹانگ کو پکڑ کر کھینچا اور اسے واپس خود پر گرا لیا۔ تم شٹ اپ، تمہیں اندازہ ہے تم مرنے جا رہے تھے؟ اگر آج تمہیں گولی لگ جاتی تو میں تمہاری جان نکال دیتی۔ وہ اس کی بات کاٹ کر اس پر گرائی۔ برہان نے حیرت سے دونوں ابرو اچکا لیے۔ یہ دھمکی ہے یا کچھ اور؟ اس کا منہ اپنی طرف کرتا اس نے بولتے اپنے ہتھیار سنبھال لیے۔ یہ کچھ نہیں ایس پی، جنون ہے میرا، وہ صرف تم ہو، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی۔ دونوں کی آنکھیں ساری رات کی بے چینی رت جگہ کی چگلی کھا رہی تھیں، پر اگلے ہی پل دونوں نے ہی نظریں چرا لیں۔ اس جنون کا انعام میں تمہیں بہت جلد دوں گا، اس کا گال تھپ تھپائے وہ بولا۔ انہوں نے گیس پھینکا ہے، خیال کرنا۔ عارف کی آواز اس کے کان میں لگے آلے سے گونجی۔ وہ چونکی اور برہان کو دیکھا جو بغیر نقاب کے تھا۔ یہ پہنو، تمہیں اس کی ضرورت ہے۔ وہ اپنا ماسک اتار کر اس کے منہ پر رکھتی کہنے کے ساتھ ہی زبردستی اسے پہنا گئی تھی، اور خود اپنی گولی کے درد سے چلتی دونکنے کی مانند سانسوں کو روکے اٹھ کر اپنی کلاشنکوف سنبھالے ایک طرف دھند میں غائب ہو گئی۔ برہان ابھی ٹھیک طرح سے حیران بھی نہیں ہو پایا تھا کہ اچانک اسے اپنی گاڑی کے قریب کھڑی گاڑی جس میں اس نے بائک کو اٹیک ہونے سے پہلے لاک کیا تھا، اس کے قریب پاؤں کی چاپ سنائی دی۔ پاؤں کی دھمک بتا رہی تھی کہ وہ ایک نہیں تھا۔ اس نے گن تھامی اور اٹھ کر گاڑی کی اوٹ میں ہو گیا۔ اس میں ہے، انگریزی میں بھاری آواز گونجی۔ ایس پی کو ڈھونڈو، ختم کرنا ہے اسے، اور یہاں سے جلدی نکلنا ہے، بیسٹ کے آدمی پھیل رہے ہیں، مریں گے سب، فاسٹ۔ دوسری روبدار دبدبے والی آواز برہان کو اپنے کانوں میں گونجتی محسوس ہوئی۔ ایس پی تک پہنچنے سے پہلے مجھ سے ملو۔ آلف قریب سے ہی دھاڑ کر ان پر جھپٹا تھا اور ایک کے بعد دوسرا وار خنجر سے ان کی گردن پر کیا۔ برہان نے جھپٹ کر بائک کا ڈور کھولتے آدمی کو گلے سے پکڑا اور ریڑھ کی ہڈی پر گن رکھ کر ٹریگر دبایا۔ چیخ کے ساتھ ہی اس نے دوسرا فائر اس کے حلق میں کیا جب اچانک سے اس پر دونوں آدمی دائیں بائیں سے جھپٹے اور گتھم گتھا ہو کر نیچے روڈ پر گر پڑے۔ دوسری طرف داد والوں کا ٹارگٹ انہیں ختم کرنا تھا کہ وہاں سے ایک بھی زندہ بچ کر نہ جا سکے۔ عارف اپنے آدمیوں سمیت شدید مقابلہ بازی میں تھا جبکہ آلف ایک طرف گتھم گتھا ان کی گردنوں پر تیزی سے خنجر گھما رہا تھا، تو دوسری طرف برہان ایک کی گردن پر گھٹنا ٹکائے دوسرے کے منہ پر پوری قوت سے ایک کے بعد دوسرا مکہ مار رہا تھا، اور اس سے فائدہ اٹھاتی دروازہ جوں کھلا مالا بائی سیٹوں کے نیچے سے نکل آئی، کیونکہ اندر فائرنگ سے بیٹھی لیڈی کانسٹیبل شہید ہو چکی تھیں۔ فضا ساری شولوں کی لپیٹ میں تھی۔ وہ آہستہ سے وہاں سے نکلی اور بھاگی ایک طرف۔ کہاں؟ وہ ہانپتی کانپتی سانسیں روکنے میں بمشکل کامیاب ہوتی بھاگ رہی تھی جب اچانک سامنے وجود کے ٹکراؤ سے وہ نیچے جا گری۔ اب آنکھیں پھیلائے دھند میں اس وجود کو پہچاننے کی کوشش میں تھی۔ جب اس کی مشکل آسان کرتے سامنے کچھ قریب ہوا تھا وہ وجود، ماسک نہ ہونے پر وہ مسکان کو دیکھتی ششتر رہ گئی تھی۔ براؤن لانگ کوٹ، لانگ بوٹ پر کندھے پر کلاشنکوف لیے، سنہری آنکھیں جو زہریلی گیس کی وجہ سے شاید سرخ ہو گئی تھیں، سنہری کھلے لمبے بال کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی تمسکر سے دیکھتی مسکرا رہی تھی۔ میں سوچتی تھی ماں ہو، اسی لیے عزت سے موت دیتے پولیس کے حوالے کر دیا، پر تمہیں تو ابھی اور زندگیاں برباد کرنی تھی۔ کوٹے والی کو عزت کہاں راز آتی ہے، اس نے کہتے سانسوں میں تکلیف دیتے اپنے منہ پر پلک جھپکتے سنہری بال لپیٹ لیے۔ تم؟ وہ حلق تر کرتی شاکڈ تھی، پھر اچانک گرگٹ کی طرح رنگ بدلا۔ مسکان میری بیٹی، مجھے بچا لو، میں بدل گئی ہوں، میرا یقین کرو، میں تمہارے لیے بہت تڑپی ہوں، مجھے بچا لو۔ میرے عارف کو بلاؤ۔ شٹ اپ، میرے بھائی کا نام مت لو اپنی گندی گلیز زبان پر۔ اور چالاک عورت، تم کیا سمجھتی ہو تم مجھے دھوکہ دو گی مسی کو؟ ہاں ہاں ہاں، اگر اتنے ہی ہم
तुम्हें अजीज थे तो हमें उन हैवानों के हवाले नहीं करती चंद पैसों की इवज। उस पर गुर्राते वो उसकी सिमत बड़ी ही थी कि अचानक से उसके सर पर पीछे से किसी ने वार किया था। एक दर्द भरी आह निकली उसके मुंह से। दूसरे ही पल उसका एक पांव जमीन पर जबकि दूसरा फिजा में बुलंद होता घूमता पीछे खड़े वजूद के गाल पर आ गया था। वो चीखता नीचे गिरा और दूसरे लम्हे संभल कर कलाबाजी लेते पीछे होते उठ खड़ा हुआ और हाथों से मुस्कान को फाइट की दावत दी। वो कोई फाइटर लग रहा था बॉडी से ही। वो धुंध में क्लाशनकोफ एक तरफ फेंक कर उस दावत को गर्दन अकड़ा कर कबूल कर चुकी थी। उसे चक्कर आ रहे थे, कंधे से टीसें उठ रही थी, इसके बावजूद वो ये ललकार कबूल कर चुकी थी। वो दोनों तैयार थे, एक दूसरे को देखते, रफ्तार पकड़े, लपके। वो दोनों मुक्के सामने करता, उनकी कोहनियां अपने पेट में टिकाए, मुक्के मुस्कान के पेट में मारने के लिए उसकी तरफ भागा। दूसरी तरफ मुस्कान उसके मुक्कों को देखकर एकदम लेटने के अंदाज पर रोड पर गिरी और अपना एक पांव उसकी पेट में तो दूसरा उसके घुटने पर मारा। खुद करवट के बल नीचे गिरी। अभी वो संभलता कि मुस्कान कलाबाजी मारकर उठ खड़ी हुई और दोनों घुटनों समेत उसके ऊपर गिरी, साथ ही गर्दन को पकड़कर बाएं जानिब मोड़ा। खटक की आवाज के साथ ही दिल दहला देने वाली भयानक चीख लम्हे को गूंजी और वजूद साकित हो गया। खबरदार जो मेरे करीब आई। उसे अपनी सिम देखकर बाई ने पास पड़े बेजान खूद में लथपथ वजूद से पिस्टल उठाकर उसके सामने की। वो चौंक कर अपने हाथ बुलंद कर गई, जिस पर बाई ने खुशी से कहका लगाया, इतनी खतरनाक हो गई मेरी चूहिया जैसी बेटी कि एक हट्टे कट्टे आदमी को सेकंड में मार दिया। जानती हूं ये सब उस बीस्ट ने किया है। हाँ, माँ ने बेच दिया था। उस अनजान ने बेहिस बेरहम होकर भी मेरे आंसू देखते ना सिर्फ अपनी चादर दी थी बल्कि मेरी जान अजीज भाई की जिंदगी भी बचाई थी। वो गुर्राई, ए चुप कर, मुझे सिखा रही है। एक बार यहां से निकलने दे, तुझे तो ऐसा सबक सिखाऊंगी। ये सब तेरी वजह से हुआ है। तेरे खून की सिर्फ मैं नहीं, जमान किंग भी प्यासे हैं। नोच देंगे तुझे। वो किंग तो तुझे नोच ही देगा और मैं अपनी आंखों से तुम्हारा वो हाल देखूंगी जब तुम अपनी औकात में आओगी। उसका बिस्तर खबरदार एक लफ्ज भी कहा तो। वो चीखती उसकी सिमत बढ़ी उसका मुंह नोचने के लिए कि अचानक ही घबरा कर बाई ने ट्रिगर दबाया। जहां ठा की आवाज फिजा में छाई थी वहीं वो एक पल के लिए साकित हुई। दूसरे ही पल धड़ाम से नीचे गिरी। मुस्कान वो धाड़ा था। बुरहान ने दोबारा ट्रिगर दबाते नीचे पड़े बाई के वजूद का निशाना लिया और वहां गिरी मुस्कान की जानिब तेजी से भागा। पर सिवाय शहीदों के उसे कहीं मुस्कान का वजूद नजर नहीं आया। पुलिस के सायरन, रेंजर्स की धमक उसके सुन दिमाग में गूंजने लगी, पर उसमें हवास कहाँ थे। अचानक उसे भी एक तरफ धक्का दिया गया और उसके पास पड़े वजूद पर फायर हुआ था जो निशाना उसका लिया गया था, पर उसने फिर से बचा लिया था। बुरहान ने बिनान आंखों से देखा जहां निकाब में आलिफ उसे देखता। अपना लहू बाजू पकड़कर लड़खड़ाता उठा और वहां से गायब हो गया। उसने फिर सिर्फ चीखों की आवाजें सुनी थी। शायद वो उस इंसान को मार रहा था जिसने उस पर निशाना लिया था। इस जंग के दौरान वो सिर्फ ये जान पाया था कि ये जो कोई भी अंग्रेज शक्ल वाले वजूद नमूदार हुए थे वो उसकी जान लेना चाहते थे, जबकि दूसरी तरफ उसे बीस्ट के आदमी किसी हाल में भी बचाना चाहते थे। क्यों आखिर? उसकी नजरें कराहती हुई बाई पर गईं। तुम जैसे लोग ऐसे नहीं मरते। वो धाड़ा था और पास पड़ी क्लाशनकोफ उठाकर बगैर किसी की परवाह किए उसने बाई के वजूद में सारी गोलियां उतारना शुरू कर दी कि अब फिजा में खून की छींटें उड़कर उसके मुंह कपड़ों पर आ रही थीं, जबकि वो तो पहले ही अपने जवानों के खून से उन्हें बचाते खून में नहाया हुआ था। कंट्रोल योरसेल्फ। झटके से उसके हाथों से क्लाशनकोफ छीनकर उसे झटका देते होश में लाए, पर उसके सामने तो वो लहराता वजूद घूम रहा था। उसका दिल किया उसके नाम की दुनिया में धार लगाए कि सब खौफ से सहम जाए। हमने ऐसा नहीं सोचा था। ये इंतहाई खौफनाक था। कई ऑफिसर शहीद हो चुके हैं, हमारे आदमी मारे गए हैं। आरब
आलिफ के बाजू पर पट्टी करते सुर्ख आंखों से बोला। मिसी कैसी है? आलिफ ने घूर कर अपना बार बार पूछा जाने वाला सवाल दोहराया। कैसी हो सकती है? जिस तरह की उसने बेवकूफ़ी की है कोई कर सकता है? उस जहरीली गैस में उसने सांस ली है, जबकि अपना मास्क उसने एसपी को पहना दिया, उसके बदले गोली खा ली है। इस हालत में उस आदमी से लड़ी है। वो तो शुक्र था कि खौफ से उस आदमी का शुरू वाला स्टेप गलत था, इसीलिए उसका बचाव हो गया। और फिर उसमें वो कहता कहता रुका जब सईद ऑफिस में दाखिल हुआ। तुम्हारी आज मेहंदी है, जा रहे हो? उसने सीधा आलिफ को मुखातिब किया। नहीं, हालत देख रहे हो, शहर पूरा बंद हो गया है, मीडिया दरवाजे पर ढेर जमाई खड़ी हो गई है, भाई हॉस्पिटल में है, उन्हें जख्म आए हैं, वहां अलग न्यूज बनाई जा रही है। वो गुस्से से बोलता नजरें फेर गया। अच्छा फिर घर कह दो कि तुम कुछ जरूरी काम से दोस्तों के साथ बाहर हो, उसने संजीदगी से कहा। मुझे इससे बेहतर आइडियाज आते हैं, शुक्रिया फोकट के मशवरे का। वो चबा कर बोला कि पलटता सईद थम गया। ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हारे पास इसके अलावा कोई बेहतर आइडियाज नहीं, इसीलिए शराफत से यही कहो क्योंकि वही काम आ सकते हैं तुम्हें। वो जता कर कहता वहां से निकल गया। पीछे आलिफ मुंह बसोरे आरिफ को देखकर गमगीन हो गया। दिल बड़ा करो, इस सब में जाने जाती ही रहती हैं। उसका कंधा थपथपाए वो खुद झुके कंधों से वहां से निकला। पीछे आरिफ ने फर्स्ट एड बॉक्स उठाकर उसकी पीठ पर दे मारा, जो करा कर रह गया। इस सब का तुम्हारा भाई जिम्मेदार है, वो धाड़ा और गुस्से से ठा के साथ दरवाजा उसके मुंह पर मारते सुर्ख खून चलकाती नजरों से उसका चेहरा घूरते वहां से निकला। इतनी लाशें, इतना खून खराबा, इतने शहीद। लोगों में कहराम मच गया था। रास्ते ब्लॉक थे, अवाम हरासा घरों में दुबकी हुई थी, दुकानें सड़कें सुनसान पड़ी थीं। पुलिस पूरी तफ्तीश में लगी हुई थी। टीवी के हर चैनल पर वो उन गैर मुल्की दहशतगर्दों के मुर्दा चेहरे सामने ला रहे थे। कोई कह रहा था कि यह अटैक 20 ने करवाया है, एसपी को अपने केस से हटाने के लिए, तो कोई बाई को लेकर बातें बना रहे थे जिसे एसपी ने खुद मारा था। अलवी हाउस में सख्ता छाया हुआ था। सिर्फ न्यूज चैनल्स चल रहे थे जहां कोर्ट जाते रास्ते में हुए दहशतगर्दों के अटैक और उनमें जाँ बहक होते वजूद को दिखाया जा रहा था। फिजा में जहरीली गैस के असरात खत्म करने के लिए स्प्रे किया जा रहा था, जबकि बुरहान हॉस्पिटल में पड़ा था। तुम्हारी वॉच कहाँ है आलिफ? आरिफ ने कुछ चौंक कर उसकी कलाई को देखा। वो सुबह से नोट कर रहा था। यार वो घर रह गई है, सुबह लेना भूल गया, तुम फिक्र मत करो, वो सेफ है। वो अपनी कलाई को देखता ये बात छुपा गया था कि नूर को गिरफ्त में लेने पर उसे चुभने से उतार कर वहीं रखती थी। तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो आलिफ? तुम्हें अंदाजा है कि अगर वो वॉच तुम्हारे भाई या किसी को भी मिल गई तो वो हमारी सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकता है उस डिवाइस से, क्योंकि उस वॉच में मौजूद चिप मैंने इस कंप्यूटर से कनेक्ट की है। जब भी तुम कनेक्ट करोगे ये सिस्टम अलर्ट होंगे और अगर वो चिप किसी काबिल बंदे के हाथ चढ़ी तो वो हैक करके सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकता है इस घर की। मैं जा रहा हूं आरिफ, डोंट वरी, मैं ले लूंगा, सेफ जगह पर है यार। उसके कंधे पर हाथ टिकाकर वो एक नजर सोई पड़ी मुस्कान पे डालकर वहां से निकला। वो गहरा सांस भरकर मुड़ा तो मुस्कान को उठते पाया। कहाँ? आरिफ उसे बेड से उठते देखकर जल्दी से बोला। कहाँ का क्या मतलब? मेहंदी है आलिफ की। वो भड़क कर उसके सामने आने पर बोली। मुझे मालूम है तुम्हें मेहंदी में जाने की बेचैनी नहीं है, उससे मिलने की है। वो गुस्से से बोला। हाँ है तो एनी प्रॉब्लम? रास्ते से हटो वरना सीधा सईद को बोलूंगी। उसके सहारे अपनी बहन छोड़ जाते हो जो अपनी छोटी छोटी आंखों से बच्ची को हरासा किए रखता है, घूरता रहता है उसे। उसकी धमकी पर आरिफ भौंकों की तरह उसे देखने लगा। मुस्कान? वो सदमे से बोला। ओनली कॉल मिसी, जस्ट मिसी डार्लिंग। उसका गाल थपथपाए वो बोली। तभी ही पीछे आरिफ ने उसके गले में बाजू डालकर उसे कैद कर लिया। तुम्हें अंदाजा है तुम मरते मरते बची हो। आलिम ने मुझे खास करके तुम पर नजर रखने के लिए कहा है, मैं तुम्हें ये चौकट फलांगने नहीं दूंगा। वो गरजता उसे घसीट कर बेड के सिमत ले जाने लगा। मुस्कान ने एक नजर अपने बाजू को देखा जिस पर पट्टी बंधी हुई थी और दूसरी नजर अब्रू उचकाकर उसे।
اس کا بازو اس کی نازک گردن میں تھا اور وہ اسے آہستہ احتیاط سے گھسیٹ کر بیڈ کے پاس لے کر آیا۔ ابھی اسے بیڈ پر ڈالا نہیں تھا کہ جب اچانک ہی اس نے کوہنی گھما کر اس کے جبڑے پر دے ماری۔ وہ کراہ کر اس کی گردن چھوڑ کر اپنا جبڑا پکڑ گیا۔ تبھی اس نے جھک کر اس کی ٹانگ نیچے سے پکڑے باہر کو کھینچا۔ وہ دھڑام سے پیچھے بیڈ پر گرا۔ مسی! وہ دھاڑا۔ جب اس نے پاس رکھی ڈرپ سے ملحقہ نلی کو کھینچ کر نکالتے دوسری بھی اٹھائی اور دونوں کو جوڑ کر عارف کو ششدر دیکھتے اس کے ہاتھ پاؤں کے ساتھ باندھ لیے۔ اب وہ اس کی آنکھوں میں غصہ دیکھتی ہنس پڑی۔ بیٹا الشرافت، مجھے لگتا ہے تمہیں بہت غصہ آنے والا ہے، اسی لیے یہ لو آکسیجن ماسک۔ کہنے کے ساتھ ہی وہ اسے آکسیجن ماسک پہنائے۔ جھک کر اس کی سلوٹوں سے بھری پیشانی پر بوسہ دے کر گال تھپتھپاتی اس کی جیب سے کریڈٹ کارڈ نکال کر وہاں سے نکلی۔ پیچھے وہ ہوں مسی کرتا رہ گیا۔ مسکان، میرا بس چلے تمہارا گلا دبا دوں، نکمی عورت۔ دانت پیس کر سوچتے وہ اب آکسیجن میں سانسیں لینے لگا۔ بائی کی گولی اسے لگنے سے پہلے ہی وہ لہرا کر اس زہریلی گیس کی وجہ سے گری تھی، اور جب عارف کی نظریں اس پر پڑیں تو وہ سب کچھ پھینک کر اس کی جانب لپکا تھا اور اسے باہوں میں بھر کر وہاں سے نکلا اور ہاسپٹل پہنچا۔ تب معلوم ہوا اس زہریلی گیس کے ساتھ اسے گولی بھی لگی ہے اور سر بھی پھٹا ہوا ہے۔ اس کے سر پر 4 سٹچز لگے تھے۔ گولی ابھی 12 بجے ہی تو نکالی تھی، 7 دوسرے زخم بھی تو تازے تھے، پھر وہ کیسے اس فنکشن میں جا سکتی ہے؟ شہر کی حالت بدتر تھی۔ ایسے میں مہندی کا فنکشن پوسٹ پون کر دینا چاہتے تھے، پر ایک بیٹے کے لیے دوسرے کی خوشیوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے انہوں نے شادی میں کوئی گڑبڑ نہیں کی۔ البتہ آسیہ بیگم، کمال صاحب ہاسپٹل میں تھے، اس کے پاس ڈیڈ باڈی سب کی اٹھائی جا چکی تھی۔ روڈ صاف تھا، شام تک ساری تفتیش ہو چکی تھی۔ وہ دہشت گرد کا گروہ تھا جو ایس پی کو رکاوٹ سمجھ کر ختم کرنے آئے تھے، بلکہ وہاں سامنے عمارتوں میں لگے CCTV فوٹیج سے بائی کو بچانے کے بھی کچھ منظر سامنے آئے تھے، جیسے وہ انہیں وہاں سے نکالنا چاہتے تھے۔ امی، اب آپ جائیں، گھر میں نور فیری اکیلی ہیں، میں کچھ دیر میں آ رہا ہوں۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ آسیہ بیگم کے ہاتھوں سے سوپ پیتا بولا، وہاں خاندان کے لوگ موجود ہیں، تم فکر مت کرو، تمہاری بیٹی کا بھی پورا خیال رکھا جا رہا ہے، انہوں نے کچھ خفگی سے کہا۔ برہان مسکرایا۔ لگتا ہے آپ ناراض ہو گئی ہیں، ایسا کریں ساتھ چلتے ہیں، 2 منٹ ویٹ کریں۔ وہ اپنی ماں کے سر پر بوسہ دیتا ہوا بولا، آپ لگتا ہے ساری زندگی مجھے ایسے ہی گھورتے گزار دیں گے، کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ برہان الوی مجھے تم پر فخر ہے۔ وہ خود کو گھورتے اپنے باپ کو سامنے بیٹھا دیکھ کر مسکراہٹ روکتا ہوا بولا، بکواس بند کرو، تم جیسے بیٹے سے اللہ نہ ہی دیتا تو بہتر تھا، پل پل میں میری جان نکالتے ہو۔ تمہیں میری حالت کا احساس ہے برہان الوی؟ اللہ نہ کرے، کیا ہوگا میرا جب میرے ایسے جوان بیٹے کو کچھ ہو جائے گا؟ میں تو پاگل بن جاؤں گا، دیواروں میں ٹکریں مارتا پھروں گا۔ وہ کب کے بھرے غصے غضب میں بیٹھے تھے، بولنے پر آئے تو دھاڑنے لگے۔ وہ مسکراتا ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر مچل اٹھا تھا۔ شاید زندگی میں پہلی بار اس نے اپنے باپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے۔ وہ رشتوں کے معاملے میں کافی پتھر ثابت ہوئے تھے، پر آج آخر کار پتھر بھی پگھل گیا تھا، کیونکہ اولاد ہوتی ہی ایسی شے ہے، پہاڑوں کو پانی کی طرح پگھلا دے۔ کچھ نہیں ہوتا ابو، پلیز، آپ کا بھروسہ ہی میری ہمت ہے۔ جب آپ مجھے کچھ نہیں سمجھیں گے تو میں خود سے کیا امید رکھوں؟ وہ بولتا بیڈ سے اتر کر کمال صاحب کے پاس آتے ہوئے رکا۔ نالائق، نافرمان اولاد ہو تم میری، یہی تمہاری ہمت کے لیے کافی ہے، کیونکہ میری نافرمانی سے ہی تمہیں ہمت ملتی ہے۔ وہ اسے سینے میں بھینچتے غصے سے بولے۔ برہان کہاں لگا اٹھا، اب ایسا بھی نہیں ہے، میں کافی فرمانبردار بچہ ہوں، صرف آپ کو ہی میرے وہ گن دکھتے نہیں ہیں، باقی ماشاءاللہ ہوں میں۔ اس نے دہائی دی۔ آسیہ بیگم پاس آ کر اس کے سر کو پکڑے جھکا کر ماتھے پر بوسہ دیتی اسے ساتھ لگا گئی تھی۔ دوسری طرف اپنے باپ کو آنکھ مارتے انہیں گھیرے میں لیا۔ تو مطلب غصہ ختم؟ وہ شرارت سے دیکھتا پوچھنے لگا۔ کمال صاحب سر ہلا کر رہ گئے۔ داد نہیں آیا ابھی تک؟ وہ حیران تھا، اس کا لاڈلا بھائی اس کی اس حالت پر بھی نہیں آیا۔
जबकि यहाँ कांस्टेबल से लेकर हाई रैंक ऑफिसर्स, आईजी साहब, डीआईजी तक आए थे, क्योंकि वो दहशतगर्द आम नहीं थे, बड़े खतरनाक थे। कई ममालिक की पुलिस, सीक्रेट सर्विस उनके पीछे थी, जहां ये दहशतगर्द फैलाकर भाग जाते थे, पर यहाँ ये भूल गए थे कि ये पाकिस्तान है। यहाँ मैली नजर रखने वाले की गर्दन पर लात रखी जाती है, उसका सर काट कर पांव ठोकरों से खेल खेला जाता है। बेटा, वो अपने दोस्तों के साथ शहर से बाहर है, उसने न्यूज़ सुनी थी और अब आने ही वाला होगा। बुरहान ने सर हिला दिया। हकीकत तो ये थी कि उसकी अब की हरकतें उसे मशकूक लगने लगी थी। उसका पुरइसरार सा अंदाज एक पुलिस ऑफिसर से कैसे छुप सकता था, इसीलिए ही बुरहान कुछ सोच में चला गया। चोटों की वजह से वो रेस्ट में था और घर के फंक्शन की वजह से वो इस वक्त घर जा रहा था। जगमग करते मेहंदी रंगेरदार लहंगे में नाजुक सी हील्स पहने, खूबसूरती से किए गए मेकअप, लबों पर डीप सुर्ख लिपस्टिक लगाए, नफीस सी हीरो की ज्वेलरी में वो इंतहाई खूबसूरत आतिशफिशां दिख रही थी। आप तो हर रूप में गजब हैं। डिजाइनर उसका स्टाइल से दुपट्टा सेट करती बोली। नूर मध्यम सा मुस्कुराई। मेहंदी के लिहाज से हर तरह के गीतों की नीचे से आती औरतों की आवाज के साथ ढोलक की आवाज अंदर सहमा रही थी। डरिए नहीं मैम, एंजॉय करें, यही तो खूबसूरत दिन होते हैं जिंदगी के। ब्यूटिशियन उसके गाल उंगलियों से छूते हुए बोली। नूर जबरन मुस्कुराई। रात जब वो उसकी सांसों की तपिश से सहम कर सो गई थी, पर सुबह जब आंख खुली तो वो उसके पास नहायत ही करीब सो रहा था। उसकी एक टांग उसके ऊपर थी, जबकि दूसरा बाजू उसकी कमर में। वो बिल्कुल किसी बच्ची की तरह उसके साथ छुप गई थी। ऊपर से उसका वो लम्स याद करती पानी पानी हो गई। फिर उठने के लिए भी आंसू बहाना, रोना, काफी मिन्नतें करनी पड़ी थी उसे, तब जाकर कहीं आजादी मिली थी उससे। नूरुल ऐन वो ब्यूटिशियन से ज्वेलरी सेट करवा रही थी, तब आसिया बेगम के साथ बी रूम में दाखिल हुई। बी नूर की जैसे भीड़ में अपनों की तलाश खत्म हो गई, भागकर उनके सीने से लगी। माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए, हमारी छोटी सी दुल्हन जैसे हूर लग रही है। आसिया बेगम ने कहते उसके माथे पर बोसा दिया तो वो बी से मिलकर आसिया बेगम के गले लगी, शर्माई सी। चले बेटा, बाहर सब आ गए हैं। वो दोनों उसे ले जाने लगी। शोर हंगामा उस दिन की निस्बत आज कुछ ज्यादा ही था, क्योंकि आज मेहंदी की रात थी। हाय हाय, आसिया चांद लाई है कसमें। सीढ़ियां उतरकर वो जब लाउंज में आई तो उस पर नजर पड़ते ही खानदान की एक औरत ने बेसाख्ता कहा। माशाल्लाह बोले बहन, मेरी मासूम सी बच्ची है। आसिया बेगम ने फौरन टोका तो वो माशाल्लाह कहती नूर की आंखों को खैरा करते रूप को देखने लगी। चाची, फेरी मेहंदी रंग के फ्रॉक में बालों की पोनी बनाए उसके सामने आई। वाओ, बहुत प्यारी लग रही हो, किसने रेडी किया? मम्मा आ गई? वो उसे प्यार देती बोली। नहीं, बाबा तो कुछ देर हुई है आए हैं, आराम कर रहे हैं, पर मम्मा अभी तक नहीं आ रही। ये दादो ने तैयार किया है। अच्छी लग रही हूं ना? उन्होंने मुझे बहुत प्यार करके कहा कि बहुत प्यारी लग रही हो। फेरी जोशो खरोश से बता रही थी। नूर हैरत से सामने बैठी आसिया बेगम को देख रही थी, जो खुशी से इंतहाई डांस की तरह औरतों के फोर्स करने पर हाथ घुमा रही थी। वहीं बी का भी यही हाल था, वो भी लड़कियों के जोर पर हाथ घुमाने लगी थी। हूर नहीं आई अभी तक? उसने दिल में चलता सवाल किया और राह में नजरें अटकाईं। लहक चहक कर गाते समीर, जीशान, फहद, बिलावल, सारा टोला अंदर दाखिल होता बुलंद आवाज में गाने लगा। लड़कियों को का कहकहे से बुरा हाल था। वही नूर होंकों की तरह उन्हें देखने लगी, जिनके बीच ग्रे 3 पीस सूट में कहकहा लगाता वो अपनी आंखों में शरारत लिए उसे देख रहा था। बगैर ख्याल लिहाज के उसके यूं देखने पर करीब आते दांत ने आंख मारकर उसे सटपटा डाला। वो बौखलाई, सुर्ख सी घबराई, सिमट गई खुद में जब वो बड़े रौबदार अंदाज में आकर उसके साथ बैठ गया। हाय, आज तो लेडीज फंक्शन है, आप सब क्यों आए हैं? एक लड़की ढोलकी से उठकर बुरा मानती हुई बोली। आसिया बेगम खुद दाद के यूं अचानक तैयार होकर आने पर परेशान थी, जो नूर के साथ चिपक कर बैठ गया था।
बेबीज, क्योंकि लेडीज के आगे हम हैं मीन्स बॉयज। फहद ने कॉलर झटकते कहा तो वो मुंह बसोर कर बैठ गई, जिस पर वो कहकहा लगा उठे। उन सब के यूं फैल कर बैठने पर आसिया बेगम समझ गई थी कि अब वो यहाँ से नहीं उठने वाले। चाचू? फैरी नूर की गोद से उतरकर दाद की गोद में आ गई। क्या हुआ चाचू की जान, मजा नहीं आया चाची के पास? मुझे तो बहुत अच्छा लगा है उसके करीब रहना, वो नूर को बताने के लिए मायनी खेजी से बोला, जिसे ना समझती फैरी हंस पड़ी। अरे मुझे तो आप दोनों ही अच्छे लगते हैं, वो खिलखिलाई और उनके गले लगती दाद की गोद में बैठ गई। जबकि नूर की हथेलियां भीग गईं पसीने से, वो लब काटते हुए बी की तरफ बेबसी से देखने लगी, जिनका रुख आसिया बेगम की तरफ था। ओ भाई, दुल्हा साहब आ गए हैं, शुरू करो। फिर से हमारी भाभी की मेहंदी है। ढोलकी लड़कियों से छीन कर खुद संभालते वो अपने भारी हाथ मारते बेसुरे आवाजों में अपने हलक फाड़ने लगे। फहद के गाते गाते अचानक समीर ने बीच में अपना फिक्रा छोड़ा। जहां दाद का उड़ता जूता आया था, वहीं लड़कियों के कहकहे जोरदार पड़े थे। वो उन्हें सजा के तौर पर लाया था गाने, और सब ने रात जमकर गाना याद किया था, अब गा रहे थे। जहां उनके लाउड स्पीकर जैसी आवाज से सब कानों में उंगलियां डाले बैठी थी, वहीं ढोलक की थाप पर सीना मुंह को आ जाता। अल्लाह अल्लाह करके गाना एंड पर पहुंचा, जहां सब ने शुक्र अदा किया कि वो जिंदा है। वहीं सबका शुक्रिया अदा करते तमस्कुर भरी हालत वाले कह कहे वसूल करके रुमाल से पसीना साफ करने लगे। नूरुल ऐन लब भींचे उनकी हालत पर मुस्कुराहट छुपाने लगी, जो कालीन पर एक साइड बैठे थे, और अब उनकी जगह वापस लड़कियों ने संभाल ली थी और प्यारी मीठी आवाज में गाने गाती उनका मजाक बना रही थी, जो वो कहां बर्दाश्त करने वाले थे। एकदम मैदान में उतर आए और मुकाबला शुरू हो गया, जिसमें फैरी भी भागकर समीर वालों के बीच में बैठी। सबकी नजरें उनसे हटी तो दाद उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझाने लगा। रात नींद आई सुकून से। गंभीर भारी लहजे में वो उसके झुके सर को देखता पूछने लगा। नूर आंखें मीची, उंगलियां आजाद करवाने की कोशिश में छुई मुई सी हाथ मड़ोड़ती बेबस हो गई। दाद, प्लीज, शर्म से कट कर वो रोने जैसी आवाज में बोली। दाद ने बमुश्किल कहकहा दबाया। क्या हुआ, डर गई क्या? रात मैंने तो बहुत गहरी नींद ली, बहुत पुरसकून, मजेदार, दिलकश, मदहोश सी। वो बोझल होते लहजे में मसरूर उसके कानों में सरगोशी करने लगा। नूर को लगा अभी अगर वो वहां से ना उठा तो जरूर यही बेहोश हो जाएगी। अभी वो सोच ही रही थी जब अचानक ही अल्लाह ने उसकी सुन ली। समीर, फहद, नवीद सब ने उसकी टांगों को पकड़कर सजे तख्त से नीचे खींचा। वो धड़ाम से इस अचानक अफ्ताद पर उनके पास गिरा। आजा भाई, इसके लिए जिंदगी पड़ी है, हमारी इज्जत बचा, वो कहकहा लगाते उसे उठाकर बिठाते हुए बोले। दाद खूनख्वार नजरों से देखता, बाजू के दर्द से लब भींचे, सबको एक जोरदार मुक्का रसीद किए उनके पास बैठ गया। सब हैरान शुशदर दूल्हे को अपनी मेहंदी के संगीत में ऐसी हालत में देखने लगे जो लड़कियों से मुकाबले पर उतर आया था। आखिर वो मासूम था, क्या जाने। मेरा नाम दाऊद आलिफ अलवी है और मैं पैदा ही दाद वसूलने के लिए हुआ हूँ, सो बी केयरफुल लेडीज। ढोलक संभालते वो सबको वार्न करने लगा। लड़कियां कहकहे लगाती हूं कर गईं। हमने भी चूड़ियां नहीं पहनी हैं, आ जाओ भाई मैदान में। उनके चूड़ियों वाले डायलॉग पर लड़कों ने चौंक कर उनकी भरी भरी कलाइयों को देखा। ये खुद बेवकूफ हैं या हमें बना रही हैं? समीर ने अबरू उचका कर पूछा। ए निकल कमीने, तू तो पहले स्टेप पर ही हराएगा। उन चुड़ैलों की अदा है अलग अलग जालों में फंसाकर शहजादों को हराने की, नवीद ने चप्पत रसीद करते कहा। लड़कियां उनके ओवर कॉन्फिडेंस पर खिलखिला कर हंसी। रस्म शुरू हो चुकी थी। नूरुल ऐन के हाथों की हथेलियों पर दाऊद नाम की मेहंदी सजाई जा रही थी और वो पुरतपिश लौ देती नजरों से उसे देखता अपनी किस्मत पर जितना नाज करता कम था। मेहंदी रंग की साड़ी जिस पर सुर्ख नफीस सी कढ़ाई का काम किया हुआ था, भारी बॉर्डर ने पांव के गिर्द घेरा डाला हुआ था। ज्वेलरी के नाम पर गले में गोल्ड पेंडेंट जो उसकी सुराहीदार गर्दन में इंतहाई खूबसूरत लग रहा था।
कलाइयों में हम रंग, सुर्ख मेहंदी रंग चूड़ियां, हील्स पहने वो लाइट मेकअप, लबों पर सुर्ख लिपस्टिक लगाए घर में दाखिल हुई। लाउंज का समा ही कुछ अलग था। शोर शराबे कह कहे आसमान को छू रहे थे। वो मेहंदी लगवाती झींकती बैठी नूर पर एक मुस्कुराती नजर डालकर अंदर घर की सिमत बढ़ गई। सीढ़ियां चढ़ती वो अपने रूम के पास आई और गहरा सांस भरकर दरवाजा खोला तो सामने ही आंखों पर बाजू टिकाए वो नीम दराज था। रूम में मलगजा सा अंधेरा था। वो मुस्कुराती उसे रफ हुलिये में देखकर अंदर दाखिल हुई और मुड़कर दरवाजा बंद किया। इस आहट और खुशबू पर बुरहान ने जरा सा आंखों से बाजू हटाया तो सामने ही पीठ पर बिखरे सुनहरी बालों को देखा जो उसकी कमर को छूने लगे थे। मुस्कान। वो झटके से उठ बैठा और जब मुस्कान ने रुख बदला तो वो कुछ ठिठका। मैं बता रही हूं, मैं शादी में जाऊंगी कुछ भी हो। आलिम के हाथ झटक कर वो रोती हुई बोली। ओके ओके चलेंगे, बस रोना बंद करो मेरा बच्चा, आओ यहाँ। वो कब से उसे चुप करवाने की कोशिश में था पर वो थी कि मान ही नहीं रही थी। खाना तो वो जबरदस्ती खिला चुका था एक झिड़क पर, बाकी की वो खुद मालकिन थी। उसे उंगली पर घुमा रही थी। आप तो दूर ही रहें मुझसे, करीब आने की कोशिश मत कीजिएगा। उंगली उठाकर वार्न करती वो दुपट्टे से नाक साफ करने लगी। आलिम को काफी बुरा लगा। वो हमेशा उसके कोट पर नाक साफ करती थी और अब उसकी मौजूदगी में यूं नजरअंदाज करना काफी तकलीफ दे था। ऐन शहजादी, अपने आलिम से नाराज हो रही हो? आज तो मैं तुम्हें उस कहानी का सीजन 2 सुनाने वाला था। वो पुचकारते मोहब्बत पाश लहजे में बोला। उसके पास ही आ गया। नूर ने नफी में सहलाते ब्लैंकेट मुट्ठियों में भींचकर सिर के नीचे दबा दिया। नहीं, बस नहीं, आज आपसे हुरुल ऐन बात नहीं करेगी। आपने मुझे हर्ट किया है आलिम। मैं मेहंदी लगाने वाली थी, मैं तैयार होना चाहती थी, पर आपने मुझे कुछ नहीं करने दिया बल्कि सुला दिया। वो उठकर उसके सीने पर मुक्के मारती चीखती वापस अंदर छुप गई। ओके, मैंने तुम्हें हर्ट किया है तो मैं अब खुद को हर्ट करूंगा, वो कहता हुआ बेड से उतरने लगा जब हूट ने झपट कर उसका बाजू थामा। क्या मतलब? मेरा ऐसा तो मतलब नहीं था ना। वो हरासा हो गई। अपने मजाजी खुदा की तकलीफ का सोचते तो फिर तुम बात भी तो नहीं कर रही। क्या ये तकलीफ कम है मेरे लिए? वो भारी आवाज में बोला और उसका बाजू पकड़ा। अगर तुम मेरी कहानी नहीं सुनोगी तो मैं इस सीजन 2 वालों को मार दूंगा। वो वार्न करता उसे बाजुओं में भरकर उसकी तकलीफ का अंदाजा लगाते सीने में भींच गया। पर वो क्या करता? डरता था उसे खोने से। अगर फिर कोई सरगोशी हुई उसके आसपास, फिर कोई बात बढ़ी तो क्या वो एक के बाद दूसरे अटैक पर जिंदा रह सकेगी? अगर कुछ चांस होते तो वो उसे जरूर ले जाता, पर डॉक्टर्स ने साफ कहा था कि अगर अभी ही कोई ऐसी ही बात उसके आसपास की गई तो उसकी दिमाग की नब्ज फट सकती है। वो डर गया था। हाँ, सईद आलिम डर गया था, क्योंकि सालों पहले इन्हीं बातों ने उसके बाप को इंसान से हैवान बनाया था। इन्हीं बातों ने उसे एहसासे कमतरी का शिकार करते ड्रग्स लेने पर मजबूर किया था। वो फिर से कुछ ऐसा नहीं चाहता था। वो इन तलवार से तेज हथियार के आगे अपनी जान अजीज हस्ती नहीं रख सकता था, क्योंकि वो जानता था लोग पास नहीं आएंगे। वो हर नए तमाशे से लुत्फ अंदोज होते रहेंगे। आप इन्हें कैसे मार सकते हैं? वो तो अभी पैदा हुए हैं। हूर दुख और सदमे से बोली। ओह, अभी पैदा हुए हैं? वो ठहर ठहर कर बोलता सोच में चला गया कि इसकी बीवी को कैसे पता। वो उन पर क्या नजर रखती है, या इसके पेट में पड़ा फितना इसे वहां की रिपोर्ट्स देता रहता है। उसे ठिठकते देखकर वो मुस्कुराई और चेहरे पर लहराती लट को ऊपर की तरफ फूंक मारी। तुम यहां? बुरहान होश में आता झटके से उठ खड़ा हुआ और उसके झिलमिलाते सरापे को देखा। वो आज जैसे दोनों शानें चित करने आई थी। वो अबरू उचका गया। क्यों? ये मेरा घर है, मैं यहां नहीं आ सकती? वो चलती हुई उसके सामने आई। बुरहान उसे सर से पांव तक देखने लगा, पर जल्दी ही उसकी नजरें बाजू पर थमी जहां सफेद पट्टी बंधी हुई थी। गालिबन तुम अपनी मर्जी से ये घर छोड़कर गई थी, वो चबा चबा कर बोला।
शायद तुम भूल रहे हो स्वामी, तुमने ही कहा था कि मैं एक भूतनी हूं, और भूतनी कभी अपने जुनून को नहीं छोड़ती। वो अपने लंबे नाखून वाली उंगली उसकी गाल पर फेरते बुरहान को साकित कर गई। हाँ हाँ हाँ, शायद ये तुम्हें करना चाहिए, राइट? वो खिलखिलाती आईने के सामने आई और वहां रखती लिपस्टिक उठाकर अपने लबों पर लगाती मजीद लिपस्टिक को गहरा सुर्ख कर गई। साथ ही नेल पॉलिश उठाकर चेयर पर बैठती अपने नाखून पर लगाने लगी। वो तैश में चलता उसके पास आया और उसके हाथ से नेल पॉलिश छीन कर नीचे कालीन पर फेंकी। दूसरे ही पल उसका हाथ पकड़कर उठाया, खींचकर उसे अपने सीने से लगाया। तुम्हें गोली लगी थी मुझे बचाते, वो उसकी आंखों में देखता बोला, जहां सुनहरी पन में सुर्खी कुछ मुनफरिद हुस्न बख्श रही थी उसे। तुम्हें ये खुशफहमी क्यों हुई? मैंने तुम्हें नहीं, अपने स्वामी को बचाया है। बोले तो अपना बिगड़ा एसपी। वो उसकी गर्दन में बाजू डाले इस्तेहज़ाया हंसकर बोली, एसपी नहीं, एसएसपी, प्रमोशन हो रही है मेरी। उसने सबसे पहले ये बात उसे ही बताई और उसकी आंखों में झांक कर मुजरिम का कोई तासुर ढूंढना चाहा तो वो नाकाम हुआ। उसकी सोच के मुताबिक उसे डरना चाहिए, क्योंकि उसके पास मजीद पावर्स आ गई थीं। वो एसपी से एसएसपी बन रहा था। इसके बाद उसका ख्वाब पाया तकमील तक पहुंचेगा जब वो डीआईजी बनेगा। वो जो मुस्कान की आंखों में तासुरात देखना चाहता था बुरी तरह नाकाम हो गया था। तुम्हें मालूम है मिसिस बुरहान अलवी, तुम्हारी फाइल मेरे पास तैयार है। तुम जल्द ही सुलाखों के पीछे पाई जाओगी। वो उसकी नाजुक कमर में दोनों बाजू डालकर उसे पास करता हंसकर बोला था। तो उसने लापरवाही से कहते फिजा में फूंक कर बबल फेंका जो उड़ता हुआ दीवार से चिपका। तो तुम्हें अपने लिए डरना चाहिए कि तुम्हारी गुंडागर्दी कुछ दिन की है बस। वो जताकर अंगारे उगलने लगा। वो सुनकर मासूमियत से आंखें पटपटाकर हैरान हुई। स्वामी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मुझे बख्श दें एसएसपी साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं मर जाऊंगी, फलां फलां वगैरह। वो गिड़गिड़ाने की एक्टिंग करती आखिर में बेजारियत से बोली, क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि बेबस औरत कौन कौन से वास्ते देती है। वो तो कभी इन बेबसियों का शिकार नहीं हुई थी। वेल, अच्छी एक्टिंग थी। घूरने की बजाय इनाम दे सकते हो। वो उसकी घूरियां देखकर नजरें घुमाए बोली, अलबत्ता खड़ी अभी भी उसके हसार में थी। बुरहान ने सर हिलाया। तुम्हें मालूम है हमारे मिजाज कितने मुख्तलिफ हैं। तुम ठहरी 1000 कत्ल करने वाली एक बदतमीज गुंडी और मैं संजीदा बंदा। तुम्हें मालूम होगा, आफ्टर ऑल तुम जिस तरह की लड़की हो ये भी जानती होगी कि मैं पैदा किस वक्त पर हुआ था। ऑफ कोर्स स्वामी, 4:20 जून का महीना, 24 तारीख, संडे का दिन। तुम्हारे दादा दादी का काकी जी यानी सासू माँ के साथ हॉस्पिटल में, जबकि ससुर साहब ऑफिस में थे, जहां उन्हें 4:30 को खुशखबरी मिली थी कि बेटा हुआ है। ससुर साहब तुम्हारा नाम दाऊद आलिफ रखना चाहते थे, जबकि तुम्हारी दादी बुरहान और दादा साहब बीवी की रजा में खुश थे। तो तुम्हें 4:50 को सबसे पहले दादी साहिबा ने चूम कर बुरहान नाम से पुकारा। इतना काफी है या मजीद सुनना चाहोगे? वो बुरहान को शुश्तर कर गई। कहां से जमा की मेरी इंफॉर्मेशन? कड़े तेवरों से वो सख्ती से चटक कर इस्तफसार करने लगा। कहां से क्या मतलब भाई? दुनिया से बाहर नहीं गई थी। इंसान मुर्दे उखाड़ रहा है, मैं तो फिर भी अपने होने वाले स्वामी की इंफॉर्मेशन लेने गई थी। ऑफिस के मेजर से हासिल की, कुछ जो वहां मौजूद थे, टाइम बाकी की डिटेल हॉस्पिटल से मालूम की। वो उसकी कान में उंगली डालकर बोली। बुरहान ने गुस्से से सर झटका। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। कोई उसके पर्सनल में इस कदर घुस गया था कि उसे भनक भी ना पड़ी। पड़ती भी कैसे?
उसने अपनी ज़ात पर कभी तवज्जो दी कहाँ थी? और ज़रूर वो गन पॉइंट पर हासिल की होगी, क्यों? उसने तल्खी से तंज़िया मुस्कुराकर दांत पीसे। हाँ हाँ हाँ, एक तरफ गुंडी कहते हो, दूसरी तरफ अच्छे की उम्मीद रखते हो। वो खिलखिलाई। बुरहान की नजरें उसके लबों से टकराईं। सफेद चमकते मोतियों जैसे दांत, भरे भरे पंखुड़ियों जैसे लिपस्टिक में रंगे लब। वो पल को चाह कर भी नजरें न हटा पाया। हाँ, मैं कहाँ था? वो खुद को सरजनिश करता होश की दुनिया में दाखिल होते बोला। मुस्कान ने आंखें झपकाईं। तुम यहां थे। उसने अपने लबों पर उंगली रखकर उसे बताया। बुरहान कभी उसकी आंखों को देखता तो कभी उसके लबों को। दूसरे ही पल वो उस पर झुका था। कुछ ही लम्हे गुजरे थे कि उसकी बेरहमी पर वो मचल उठी। जब वो निढाल हुई तो वो आहिस्ता से पीछे हटा। मुझे भी मालूम था, मैं यहीं रुका हुआ हूं। वो मायनी खेजी से हंसता हुआ उसे देखने लगा। तुम्हें मालूम है, तुम्हारा परफ्यूम बहुत खूबसूरत खुशबू वाला है। वो बोझल आवाज में कहने लगा। तुम्हारे बाल बेहद खूबसूरत हैं, सुनहरी जैसे सोने के। वो उसके शाने पर थोड़ी टिकाए, अपनी उंगलियों पर उसके बाल देखते मुस्कुरा कर बोला। तुम्हारी बबल खाने वाली अदा, तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारा गुरूर, सब मुनफरिद हैं। तुम्हारी ये दूधिया रंगत। वो निचला लब दबाई उसके तंग हसार में आंखें मूंदे खड़ी गहरा सांस भर कर रह गई। अजीब एहसास उसकी रगो रूह में उतरने लगा कि वो खामोशी से उसके सहर अंगेज हसार में जकड़ी खड़ी कोई एहतजाज, कोई मज़ाहमत, गुस्सा नहीं कर रही थी, जबकि वो मायनी खेजी से मुस्कुराकर इन पलों को कैद करता उस पर हसार तंग करके बेबाक होकर जसारतों गुस्ताखियों पर उतर आया कि उसने आंखें सख्ती से नीच लीं। पर अफसोस से कहना पड़ रहा है, मैं तुम्हें मज़ीद इस रिश्ते में कैद नहीं रख सकता, क्योंकि मैं नहीं चाहता जब तुम्हें अपने हाथों से हथकड़ियां पहनाऊं तो तुम पर अपना नाम पाऊं। पर इसके बावजूद अगर तुम मेरी रहना चाहती हो, मुझे चाहती हो, अपने जुनून को हमेशा हासिल करना चाहती हो, तो एक काम करो, बुरहान अलवी खुद को लिख कर तुम्हारे नाम कर देगा। वो उसके कान को लबों से छूता सरगोशी में कह रहा था कि मुस्कान की बंद आंखें पहले नासमझी से खुली, फिर हैरत से फैली, इसके बाद इनमें कहर सा उतर आया। कौन सा काम? वो जब्त करती बोली। गवाही दो, अपने आप को मेरे लिए छोड़कर सईद आलिम और उसके उन दो चमचों के खिलाफ। प्रॉमिस करूंगा उनके जेल की सुलाखों में भेजने पर मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दूंगा। तुम खुद को काट कर मेरे पैरों में रख दो बुरहान अलवी, पर तुम्हारा यह ख्वाब कत्तन पूरा नहीं होगा। वो झटके से मुड़कर उसे पीछे धक्का देती गुर्राई। पल में ऐसा लगा था वो कमजोर हो गई है, अपने जुनून को अपने हाथों से खत्म करेगी इस घटिया हरकत पर इस वक्त सईद की बातें दिमाग में आ गई थी कि गुस्से में किया काम शैतान का होता है, तो वह कैसे उस इंसान की बातों से मुड़कर वो काम करती, अपने प्यारे अल्लाह के साथ अपने मोहसिन, अपने भाई बाप को नाराज करती। तभी दूसरे पल एसी की फिजा में गहरा सांस भरती अपना हुलिया संवार कर नॉर्मल हुई और मुस्कुराकर उसे देखा। बी रेडी बेबी, तुम्हारी फाइल तो बिल्कुल मुकम्मल है मेरे पास, प्रूफ समेत। मिसी जान, 3 दिनों में मैं तुम्हें लॉकअप में बंद करूंगा। तुम्हें यानी मुस्कान आरिफ को? वो कहकहा लगाकर हंसता हुआ बोला। तुम्हें पता है एसएसपी, तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम मेरे यानी मिसी का जुनून हो। अगर नहीं होते तो कल शादी की बजाय मैयत निकलती, वो भी तुम्हारी। वो नापसंदीदगी से देखती बोली। तुम्हारे पास 2 दिन हैं, तुम मेरे पास आओगी अगर मुझे चाहती हो, या उन्हें। अगर उन्हें तो अभी इसी वक्त निकलो मेरे घर से,
میں اسی وقت تمہیں طلاق۔ برہان، خبردار میرے لیے یہ الفاظ بھی استعمال کیے، جان سے مار دوں گی، سمجھے؟ پاس رکھا ٹیبل سے لیپ ٹاپ اٹھا کر دیوار پر مارتی وہ دہاڑی تھی اس پر ایک بات یاد رکھو، نہ تمہیں اب مسکان ملے گی نہ ہی سعید عالم، بیکاز یہاں کمپرومائز نہیں چلے گا اپن کی عصمت سے۔ میں تیرے پاس آئی عزت سے، پر تجھے وہ راز نہیں۔ ایس پی، کرو اپنی ڈیوٹی، اپن دیکھتی ہے کس حد تک تم مسی کو پکڑ سکتے ہو، وہ کہتی جھٹکے سے وہاں سے مڑی۔ تمہیں معلوم ہے ہمارے ماں کے رشتے میں ناکامی کس نے کی؟ اس کے ریلیکس انداز میں کہنے پر مسکان جاتی ہوئی تھمی اور سرخ آنکھوں کو میچ لیا۔ عارب، تم صحیح کہہ رہے تھے، مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، وہ سوچ کر لب دبا گئی۔ تمہارا لہجہ، تمہاری بدتمیزی، تمہارا غرور تکبر تمہیں لے ڈوبا مسکان۔ اگر پھر کبھی اپنے سو کالڈ جنون سے تنگ آ کر میری طرف بڑھو تو سر جھکا کر آنا، کیونکہ مجھے وہی لڑکی پسند ہے، نہ کہ تم۔ وہ اتنی بے رحمی سے کاٹنے لگا کہ مسکان کو لگا اتنی بے رحمی سے اس نے بھی کسی کو نہیں کاٹا۔ ہاں ہاں ہاں، تمہیں کیا لگا برہان الوی کہ مسکان ان لڑکیوں میں سے ہے جو پھر لوٹ کر تمہارے پاس آئیں گی؟ اتنی کچھ فہمی اچھی نہیں۔ مسکان صرف ایک بار آتی ہے زندگی میں، یا تو ہنسانے کے لیے یا رلانے کے لیے، اور آئی ایم شیور ایس پی تم ضرور اس مسکان کو یاد کرو گے۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ رہی بات ہمارے مزاج بالکل بھی نہ ملتے ہوں، پر یاد رکھنا تم صرف میرے ہو۔ اگر زندگی میں کسی کے بارے میں سوچا تو اس دن اپنی لاش پر کسی کو روتے نہیں پاؤ گے، بلکہ میں تمہارا وجود تمہیں بھی دیکھنے نہیں دوں گی۔ وہ کہہ کر رکی نہیں، ٹک ٹک کرتی ہیلز کی آخری آواز چھوڑتی نمی اس سونے جیسی آنکھوں میں لے کر وہاں سے سیڑھیاں اتری۔ مما، فیری کے اچانک اس پر نظر پڑنے سے بلند چیخ مارتی بھاگتی سیڑھیاں چڑھ کر اس کے ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ مسکان کو لگا اس کا دل پھٹ جائے گا کہ وہ شکست نہ کھانے والی لڑکی لگتا تھا اس بے رحم کی بے رحمی پر اپنا وجود ہار گئی ہے۔ مما، آپ کہاں تھی؟ کل سے میں نے آپ کو کتنا یاد کیا۔ فیری اس کے بات نہ کرنے پر رو پڑی اور سر اونچا کر کے اسے دیکھا۔ ابھی وہ جھک کر اسے اٹھاتی کہ اسی پل اس سے پہلے ہی پاس سے نمودار ہوتے وجود نے اسے اٹھا لیا۔ بیٹا، مما کو ابھی بہت کام ہے، اسی لیے انہیں جانا ہے۔ برہان اس کے آنسو بوسوں پر چنتا ہوا بولا۔ فیری مسکان کی ساکت آنکھیں سامنے دیکھ کر سسک اٹھی۔ وہی لاؤنج میں جہاں اس کی حالت پر آلیف گیز و غضب میں مٹھیاں بھینچ گیا تھا، وہیں سب پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا، سب ہراساں اسے دیکھنے لگے۔ گھبرانے کی بات نہیں، یہ جانے کے لیے ہی آئی تھی، کیوں مسی ڈارلنگ؟ برہان نے سب سے کہتے آخر میں اس کی حالت کا جیسے مذاق بنایا۔ وہی تو ہوا تھا اس کے ساتھ جب وہ آفس میں تھا اور وہ اسے بری طرح شکست دے گئی تھی۔ ہاں، جا رہی ہوں، ڈونٹ وری یار، میں کوئی چڑیل ہوں جو ایسے ڈر رہے ہو مجھ سے؟ وہ میرا صرف ایک چھوٹا سا ٹریلر تھا، سو بی ریلیکس۔ اور رہی بات آپ کی ایس پی صاحب، کبھی کسی رات جب دل کرے اور خود کو تنہا محسوس کرنے لگو تو رات کے 12 بجے وہی ببل ضرور لے کر کھانا جو میں کھاتی ہوں۔ چلتی ہوں، اجازت دیجیے گا۔ آنکھ دبا کر کہتی وہ جھک کر فیری کے گال پر ایک کس کر کے وہاں سے پلٹی۔ اچھا سنو، طلاق کے پیپرز جیل میں سائن کرو گی یا پھانسی کے وقت؟ استہزائیہ ہنستے ہوئے اس نے پوچھا۔ دم ہے تو کبھی پکڑ کر دکھانا، تب مانوں گی کہ تم ایس پی ہو، سرد لہجے میں کہتی وہ مسکان سے یکسر بدلی ہوئی تھی۔ ذرا سی گردن گھما کر ترچھی نظروں سے دونوں کو دیکھتی آنکھ دبا کر وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ پر جاتے ہوئے ایک نظر فتح مندی سے مسکراتی آسیہ بیگم کے چہرے کو دیکھنا نہیں بھولی۔ وہیں نور العین کا سفید پڑتا چہرہ بھی نظروں میں آیا، پر اس نے کسی پر توجہ نہیں دی۔
گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے ایک گہرا سانس لیا اور مڑ کر اس گھر پر آخری نظر ڈالتے لب بھینچ کر ضبط سے سرخ آنکھوں پر سیاہ گلاسز پہنے اور گاڑی سٹارٹ کرتی زندگی کا تجربہ یاد کرتی ایک تلخ مسکراہٹ اس کے لبوں پر چھائی۔ گاڑی تیز رفتاری سے وہاں سے نکلی۔ پیچھے فیری کو تھامے کھڑا برہان سر جھٹک گیا۔ پلٹنے پر اس نے سامنے کھڑا سرخ آنکھوں سے تعصب بھری نظروں سے دیکھتے آلف کو پایا۔ وہ اسے گھور کر اندر کی سمت بڑھ گیا۔ بھائی اچھا نہیں کیا آپ نے، اس نے دکھ سے کہا۔ میں نے سوچا تھا آپ کا ظرف ماشاءاللہ اتنا بڑا ہے، آپ میرے آئیڈیل مین ہیں، پر مجھے خود پر افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے یہ سوچا کیسے۔ اس کی گمبھیر آواز گونجی۔ تم کچھ نہیں جانتے داد، اس سب سے دور رہو۔ میں نے اس سے شادی ہی 1 ماہ کے لیے کی تھی اور وہ 1 ماہ ختم، آج تو یہ رشتہ بھی ختم۔ وہ کہہ کر رکا نہیں، روتی ہوئی فیری کو حصار میں لیے سیڑھیاں چڑھ گیا۔ تم کہاں؟ نور کو اٹھتے دیکھ کر آسیہ بیگم نے گھورا۔ وہ بوکھلا گئی۔ وہ برہان بھائی سے پوچھنے کی مسکان۔ اس کے آنسو بہہ نکلے۔ چپ کر کے بیٹھو نور، تماشا مت لگاؤ۔ اچھا ہوا نکلی، میں برہان کی اب دھوم دھام سے شادی کرواؤں گی۔ ان کی خوشی سے بھرپور آواز گونجی۔ کس سے؟ اس نے خوف سے پوچھا۔ آسیہ بیگم اس کا گال سہلا کر بولی، شیری سے۔ بہت محبت کرتی ہے برہان سے وہ بھی، ابھی سے نہیں، شروع دن سے۔ اس لیے ہی وہ اپنے ماں باپ کی لاڈلی بیٹی ہونے کے باوجود یوں اس پولیس کی نوکری کے دھکے کھا رہی ہے۔ یہ پاگل تھا اس اندھی، میرا مطلب کہ حور العین کے لیے۔ اسے شیری کی محبت کبھی دکھائی ہی نہیں دی۔ میں تو پہلے دونوں کی شادی کر دینا چاہتی تھی کہ اچانک وہ اس فحاشا کو بیاں لے آیا۔ پر اب اس کی ایک نہیں سنوں گی، شادی تو اس کی شیری سے ہوگی، وہ بھی اتنی بڑی کہ دنیا دیکھے گی۔ وہ سرگوشیوں میں نور کو بتا رہی تھیں جس کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ مسکان کہاں گئی ہوگی؟ اس کے دماغ میں صرف یہی سوال گھوم رہا تھا۔ سکتا ٹوٹا، سب پھر سے جوش و خروش میں آ گئے۔ مہندی کا فنکشن عروج پر تھا اور پھر آخر اختتام کو پہنچا۔ اسے روم میں پہنچا دیا گیا۔ داد جو گیا لوٹ کر نہیں آیا، جبکہ نور مسکراتی گہری نیند لینے اس روم میں آخری رات سو گئی۔ مجھے کہانی ابھی نہیں سننی، آپ مجھے امچل نمکی کھلا دیں، وہ اس کے شرٹ پر ناک رگڑے بولی۔ ابھی؟ اس نے کلائی میں بندھی گھڑی پر ٹائم دیکھا جہاں رات کے 12 بج رہے تھے۔ ابھی سے کیا مطلب آپ کا؟ نہیں کھلانی تو صاف کہیں، یہ آپ وقت کا احساس دلا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ وہ غصے سے گستاخ لہجے میں بولی۔ ایسے بات نہیں کرتے بڑوں سے۔ عالم نے فوراً ٹوکا اور حور العین ہوں کرتی رہ گئی۔ میں ایسے ہی کرتی ہوں، آپ کو برداشت نہیں ہو رہی تو آسان ہے، دور ہو کر بیٹھ جائیں مجھ سے۔ ڈبڈبائی نظروں سے سامنے دیکھتی وہ بولی، البتہ اس کا بازو بھی تھاما ہوا تھا جیسے ابھی نکل کر چلا جائے گا۔ وہ بغیر چینج کیے بیٹھا ہوا تھا اور حور العین کسی ننھی بچی کی طرح اس کی گود میں سرخ شرمندہ سی۔ وہ نکلنا چاہتی تھی پر اپنے سامنے اس کے بازوؤں کا حصار اسے ایسا کرنے کی جرأت نہیں بخش رہا تھا۔ تم بدتمیزی سے بات کر رہی ہو میرا بچہ، ایسا نہیں کرتے۔ مجھے معلوم ہے تم غصہ ہو، پر غصے میں بھی خود پر کنٹرول رکھنا چاہیے، ورنہ وہ کام ہم سے انجام ہو جاتے ہیں جن کا ہم ہوش و حواس میں تصور نہیں کر سکتے۔ اور میں چاہتا ہوں میری پیاری سی شہزادی اپنے تمام جذبات پر قابض ہو تاکہ زندگی کا کوئی بھی موڑ اسے کمزور نہ کر سکے۔ سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ وہ اس کے کھلے بکھرے بالوں پر ہاتھ پھیرتا، انہیں سنوارتا کہہ رہا تھا، جبکہ حور العین مبہوت سی اس کے لہجے کی نرماہٹ، محبت، شفقت ان سب میں کھوئی ہوئی تھی۔ یہ انداز تخاطب تو اس کے باپ کا تھا، وہ بھی ایسے ہی ٹھہر کر اپنے نرم لہجے میں اسے سمجھاتے تھے کہ تم مایوس نہ ہو، اللہ نے تمہارے لیے بہت بہتر سوچا ہوگا۔ ہاں، جب وہ آنکھوں کے سامنے اندھیرا فیل کرتی تھی تنہائی میں، تو اکثر اس پر مایوسی کے دورے پڑتے تھے
اور تب اس کے ماں باپ کو پتہ نہیں کیسے بھنک پڑ جاتی کہ وہ فوراً اسے اپنے حصار میں لے کر ایسے ہی سمجھاتے تھے کہ اللہ اس کے لیے بہتر سے بہترین سوچتا ہے۔ باپ کی باتیں یاد آئیں تو وہ سسک اٹھی۔ عالم، میں نے کبھی اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھا۔ اللہ نے اتنی جلدی انہیں مجھ سے چھین لیا اور میں کچھ نہیں کر سکی ان کے لیے۔ مجھ سے بڑھ کر کوئی بدنصیب ہوگی عالم، جس نے اپنی جنت کا دیدار۔ ابھی وہ کچھ کہتی کہ اس سے پہلے ہی عالم نے اسے اپنے سینے میں چھپا دیا۔ بدنصیب نہیں کہتے، وہ ٹوک کر بولا۔ روتے نہیں، اگر بہت زیادہ یاد آتی ہے تو میں صبح تمہیں سورتیں پڑھاؤں گا، وہ پڑھ کر ان کے لیے دعا مغفرت کر دینا میری طرح۔ اس کے سر کا بوسہ لیتا سائڈ ٹیبل پہ بجتا موبائل اٹھانے لگا۔ آپ کی طرح؟ حور آنکھیں صاف کر کے سر اٹھا کر جیسے اسے دیکھنے لگی، اور یہ ادا اس کی اس قدر حسین تھی کہ عالم مبہوت سا رہ جاتا تھا۔ میری طرح، کیونکہ مجھے بھی تو میری ماں کی یاد آتی ہے۔ اس کا گال سہلاتے وہ بولا، اور عارف کی کال دیکھنے لگا۔ آپ کی ماں کو کیا ہوا عالم؟ آپ نے کبھی بتایا نہیں؟ آپ کی مما پاپا کہاں ہیں؟ اور سمی وہاں کیسے پہنچی تھی؟ وہ تو وہاں پاگل تھی نا؟ پھر کیسے؟ مطلب ماضی کو یاد کر کے اس کی زبان خود ہی لڑکھڑانے لگی۔ کچھ باتیں راز میں اچھی لگتی ہیں شہزادی، انہیں یاد کر کے صرف تکلیف ملتی ہے۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھر کر اس کے بھیگے چہرے کے بوسے لینے لگا۔ حور العین سٹ پٹا کر اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ آپ تو بس شروع ہو جائیں، جھیمپی آواز میں کہتی اس کے سینے پر چٹکیاں بھرنے لگی۔ اچھا، میں شروع ہو جاتا ہوں؟ وہ اس کی بات سے محسوس ہوا تھا، تبھی ہنس کر پوچھا۔ پر حور العین کی تو ساری توجہ اس کے سینے پر پتھر جیسی جسامت پر چٹکیاں بھرنے میں مصروف ہوتی۔ آپ کیا کھاتے ہیں عالم؟ اتنے موٹے کیوں ہیں؟ اور یہ آپ کا گوشت ہاتھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ بری طرح جھنجھلا کر وہ اپنی کلائیوں پر چٹکیاں بھرتی اس کی چوڑی کلائی کو پکڑے اس پر کاٹنے لگی، اور اس کی حرکتوں سے لطف اندوز ہوتا وہ عارف کو کال بیک کرنے لگا۔ عالم، مسکان یہاں سے چلی گئی، عارف کی پریشان آواز آئی۔ کچھ دیر پہلے ہی ڈاکٹر روم میں آئے تھے اور اسے چیک کرنے پر مسکان کی جگہ عارف کو آکسیجن ماسک میں سانسیں لیتے دیکھ کر حیران رہ گئے، جبکہ عارف کی حالت بگڑ گئی تھی۔ انہوں نے جلدی سے اسے کھولا، تب وہ بھڑکا، ماسک دور پھینک کر اٹھا اور سیدھا عالم کو کال کی۔ عالم سمجھ گیا کہ وہ کہاں گئی ہے۔ تمہیں یہ سمجھ جانا چاہیے کہ وہ اس قابل ہے کہ اپنا اچھا برا سوچ سکتی ہے۔ رہی بات اس کے علاج کی تو مجھے یقین ہے وہ ہمیں تکلیف نہیں دے گی۔ اس کی بات سن کر سمجھتے عارف قدرے نرم پڑ گیا، شاید وہ کچھ زیادہ ہی کر گیا تھا۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں آتا ہوں۔ عارف نے گہرا سانس لیا اور اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ سر، آپ کی بہن کہاں گئی؟ ڈاکٹر پیچھے آتا پریشانی سے پوچھنے لگا۔ عارف نے مڑ کر انہیں دیکھا۔ ارے آپ کو نہیں معلوم، آج اماوس کی رات ہے، اسی لیے وہ چلی گئی اپنے سپیرے کے پاس۔ وہ حیران ہوتا بتانے لگا۔ پر آج تو منگل کی رات ہے، ڈاکٹر الجھ کر بولا۔ کیونکہ آپ زیادہ پڑ گئے ہیں اسی لیے، کندھے اچکا کر بولتا وہ ڈاکٹر کو جزبز کر گیا۔ اس کی ہونکوں والی شکل پر عارف نے بمشکل ہنسی دبائی۔ موبائل رکھتے عالم نے چونک کر اس کے سر کو دیکھا جو اب دانتوں سے کاٹنے کی کوشش میں تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو عین؟ اسے مسلسل کوشش میں دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ میں یہاں کاٹنا چاہتی ہوں، پر منہ میں نہیں آ رہا نا، نہ ہی چٹکیوں میں۔ یہ کیا ہے عالم؟ کیا لگایا ہے؟ اس نے غصے سے سرخ چہرے سے تپ کر کہا۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھ کر کہا لگا اٹھا، یہ تمہارے منہ میں نہیں آئے گا۔ ایسا کرو، میرے گال پر کاٹو، تمہاری خواہش پوری ہو جائے گی مائی بیچ۔ اس کا منہ پکڑ کر کہتے اپنے گال پر اس کے لب رکھے حور بوکھلا گئی۔ نہیں، یہاں نہیں۔ وہ سرخ سی نفی کرنے لگی۔ عین، میں نہیں چاہتا تمہاری کوئی خواہش ادھوری رہے، ٹرائی کرو، ویسا ہی ٹیسٹ آئے گا۔
اس نے سرزنش کرتے پر محبت سے کہا تو وہ ہنس پڑی۔ آپ کو تکلیف ہوگی پھر۔ اس نے چمکتی آنکھوں سے دیکھا۔ عالم اس کی ہیر پھیر کرتی آنکھوں میں دیکھ کر جی اٹھا۔ اپنی وج کے لیے ہر تکلیف سہنے کے لیے تیار ہوں، یہ کبھی مت بھولنا۔ اس نے کہتے ہی جھک کر پھر اپنے گال کو اس کے منہ پر رکھا۔ یہ خواہش صرف اس کی نہیں، عالم کی بھی بن گئی تھی۔ تبھی اس نے منہ کھول کر اس کے گال پر دانت گاڑ دیے، کچھ تیز۔ اس کی نرم پکڑ دیکھ کر وہ سرگوشی میں بولا۔ حور نے جھجکتے فوری عمل کیا۔ کچھ مزید؟ اس کی گردن میں انگلیاں ڈالتے ہوئے کہا۔ حور نے ہنستے ہوئے مزہ آتے پھر پکڑ سخت کی، جبکہ اس کا دوسرا ہاتھ اس کی بھوری کچھ بڑی ہوئی شیو نرمی سے نوچ رہا تھا۔ سعید نے لبوں میں مسکراہٹ دبائے ہاتھ بڑھا کر موبائل اٹھایا اور فرنٹ کیمرہ آن کر کے اس خوبصورت چڑیل کو اپنے گال کو کاٹنے والے منظر کو موبائل میں ہنستے ہوئے قید کر دیا۔ اس کا ارادہ یہ فیوچر میں اپنی بیوی کو دکھانے کا تھا، اس کے کارنامے۔ تم میں تو طاقت نہیں ہے، ابھی تم میرے سینے میں کاٹنے لگی تھی، وہاں طاقت چاہیے۔ وہ ہنستا ہوا بولا کہ حور کو سراسر اپنا مذاق لگا۔ آپ نے مجھے ابھی دیکھا کہاں ہے؟ اب دیکھیں، میں تو آپ پر رحم کر رہی تھی کہ زیادہ لگ گئی تو، پر اب دیکھیں۔ عالم کی للکار پر وہ جذباتی ہوتی بولی۔ اچھا۔ وہ ہنسا اور خود کو اس کے قریب کیا۔ حور کو مزید پتنگے لگ گئے اور اس نے پوری قوت سے اس کے گال پر دانت جمائے کہ عالم کہا لگا اٹھا اور ایسے ہی کھڑا ہوتا قد آور آئینے کے سامنے آیا۔ اب دیکھا؟ وہ خوش ہوتی انگلی اس کے گال پر پھیرتی ہوئی کھلکھلائی۔ عالم نے ہنستے اپنے گال پر سرخ دانتوں کے نشان پر جذبے لٹاتی نظریں ڈال کر اس کی ناک سے ناک رگڑی۔ چلو، اس خوشی میں آج تمہیں کچھ ایکسٹرا تیکھی، ایکسٹرا کھٹی، مناسب نمک والی، ایکسٹرا امچل نمکی کھلاؤں۔ وہ اسے ڈریسنگ ٹیبل پر بٹھا کر اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتا، آستین فولڈ کر کے اسے اپنے حصار میں لیا اور روم سے نکلا تو سب سوئے ہوئے تھے۔ میں نے سمی سے کہا امچل نمکی کا تو وہ ہنسنے لگی کہ یہ کیا بلا ہے۔ اب آپ بتائیں عالم، یہ بلا ہے بلا؟ وہ کاؤنٹر پر اس کے سامنے بیٹھی پاؤنڈ جھلا کر بولی۔ سمی نے کبھی دیکھی نہیں یہ ڈش، اسی لیے کہہ رہی ہے۔ تم سیڈ مت ہو، میں انہیں دکھا دوں گا۔ ہاں یہ صحیح ہے۔ وہ سر ہلا گئی۔ عالم ایپرن باندھتا مطلوبہ چیزیں نکالنے لگا فریج سے۔ سب سے پہلے سرخ مرچ کا پیسٹ اٹھایا اور پھر املی کا۔ وہ جلدی جلدی ہاتھ چلاتا بیچ بیچ میں اس سے باتیں بھی کر رہا تھا، بلکہ اسے زیادہ باتیں بتانے پر اکسا رہا تھا۔ آپ کو معلوم ہے عالم، میں نے رات کو جن دیکھا۔ اچانک وہ بولی۔ عالم پل کو رکا اور پھر ہنس پڑا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ دلچسپی سے پوچھتا، املی کے گاڑے پیسٹ سے انگلی بھر کر اس کے لبوں پر پھیری۔ اس نے جیسے ہی زبان پھیری سٹپٹا گئی۔ ہونا کیا تھا؟ وہ مجھ سے اظہار کرنے آیا تھا، پر پاس آپ کو سویا دیکھ کر بھاگ گیا، وہ کہتی دونوں ہاتھوں کی تالی بجاتے کھلکھلائی۔ بھاگ کیوں گیا؟ وہ سرسری سا پوچھتا دماغ میں اس جن کو جلانے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ وہ اس لیے کیونکہ اس نے دیکھا اتنی حسین، اتنی پیاری پری دیو کی قید میں سوئی ہوئی ہے، وہ بھاگ گیا۔ وہ اپنی بے مقصد بے بنیاد باتوں پر خود ہی کہہ لگا رہی تھی۔ عالم سمجھتا سر ہلا گیا اور چمچہ بھر کر پھونکتے اس کے پاس آ کر اس کے لبوں سے لگایا۔ حور نے منہ میں لیتے ہی حلق سے اتارا، دل میں گدگدی سی ہونے لگی کھا کر۔ عالم غور سے اس کے تاثرات چیک کر رہا تھا اور یہ دیکھ کر سکون کا سانس لیا کہ اس نے کوئی ناپسندیدگی والا تاثر نہیں دیا۔ عالم، روم میں چلیں، وہیں کھائیں؟ وہ اتر کر بولی۔ اسے کیا اختلاف ہو سکتا تھا، سر ہلا دیا۔ وہ لاؤنج سے گزرا کہ وہاں جگ پکڑے نکلتی رمشا کو دیکھا۔ وہ ان دونوں کو دیکھ کر پھر عالم کے ہاتھ میں ٹرے دیکھتی سر جھکا گئی۔ کیا تمہیں مہندی لگانی آتی ہے؟
وہ اس سے مخاطب ہوا۔ رمشا چونک گئی۔ میں تم سے ہوں، کیا تمہیں مہندی لگانی آتی ہے؟ وہ کچھ روب سے بولا۔ رمشا نے فوراً سر اسبات میں ہلایا۔ میں تمہیں اس کے پیسے دیتا ہوں، میری بیوی کے دونوں ہاتھوں پر لگاؤ۔ وہ حور العین کی جانب اشارہ دیتا بولا۔ ابھی؟ پر مہندی؟ وہ اس پاگل انسان کی بات پر ششتر تھی۔ اس کی تم فکر مت کرو، میں منگوا لیتا ہوں۔ یہ نا آئس کریم والا پچھلے آدھے گھنٹے سے نہیں جا رہا، اب ایسے کرو برداشت، میرے پاس ٹائم نہیں ہے زیادہ۔ ابھی رات کا 1 بجا ہے، کہیں سے مل جائے گی، تم مائنڈ سیٹ کرو اپنا۔ اسے بہت پیاری مہندی لگانی ہے۔ وہ باور کروا کر حور العین کو لیتا اندر کی سمت بڑھ گیا، اور پھر حقیقت میں ہی کچھ دیر میں ایک آدمی ہاتھ میں مختلف مہندیوں کو شاپر میں لیے کھڑا تھا۔ رمشا نے دوپٹے سے چہرہ صاف کرتے سر ہلایا کہ اس سے زیادہ پاگل انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ رات کے 1 بجے بیوی کو مہندی لگوا رہا ہے، اور وہ نوابزادی خوشی سے کھلکھلاتی اس سے چپکی ہوئی تھی۔ اچھا لگا نا؟ کچھ دیر میں وہ حور العین کو لے کر لاؤنج میں آیا، جہاں آدمی مؤدب کھڑا تھا۔ اسے جانے کا اشارہ دیتے وہ ریموٹ لے کر بیٹھا اور اس کے پاس حور العین کو بٹھایا، جو کافی پرجوش لگ رہی تھی مہندی لگانے کے لیے۔ عالم باور کروا کر LED کی جانب متوجہ ہو گیا جب تک وہ فری ہو جائے۔ حور کا دل کیا اب اس خوشی میں وہ اس کے دونوں گال دانتوں سے کھا لے۔ وہ بتا نہیں سکتی تھی کتنی خوش تھی کہ کاش اس پل میسنی ہوتی، اسے مہندی لگاتے دیکھ کر وہ کافی خوش ہوتی، اور شاید خود ہی لگا دیتی اسے مہندی۔ عارف کی آنکھ مسلسل کال کی رنگ پر کھلی۔ ابھی 4 بج رہے تھے۔ وہ تہجد کچھ دیر پہلے پڑھ کر سویا تھا، پر عارف کی کال دیکھ کر وہ چونکا اور سنبھل کر بیٹھتے موبائل کان سے لگایا۔ دوسری طرف عارف مسکان کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ وہ تمہارے گھر ہے؟ خیریت؟ کوئی پریشانی تو نہیں؟ عارف نے پریشانی سے استفسار کیا۔ پر یہاں سے تو جا چکی تھی رات کو ہی۔ کیا؟ وہاں نہیں؟ یہ کیا بکواس ہے عارف، وہ وہی آئی ہے۔ اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ وہ بغیر سلیپر پہنے روم سے باہر نکلا اور مسی کے روم کی طرف بھاگا۔ مسکان کے روم کو خالی دیکھ کر اس کی آنکھوں میں قہر اتر آیا۔ وہ غیظ و غضب میں گرجا۔ کیا تمہارے بھائی نے اسے کچھ کہا ہے؟ اس کے لہجوں میں شعلے جیسی لپک تھی۔ عارف گہرا سانس بھرتے کنپٹی دبانے لگا۔ اس کے بھائی کی مسکان سے شادی ہونے پر اس نے سوچا تھا، اس ٹوٹی بکھری لڑکی جو اپنی شخصیت، اپنا آپ بھول کر لوگوں سے خائف، ان کی نظروں کی ہوس سے ڈر کر ہتھیار اٹھانے والی کو اس کا بھائی تحفظ، مان، اعتماد دے گا۔ وہ گنڈی سے ایک پیاری سی معصوم لڑکی بن جائے گی، پر اس کے بھائی نے اس کی ساری سوچیں غلط ثابت کر دی۔ وہ ایک عقل مند، سنجیدہ شخص تھا، سمجھ سکتا تھا، مسکان کو سنبھال سکتا تھا۔ جس طرح عالم نے عین سے زبردستی شادی کر کے بھی اسے خود میں سمیٹنے کے ساتھ اپنی شخصیت کا اسیر بنا ڈالا، اس کا بھائی بھی کر سکتا تھا۔ ایک طرف اس کا بھائی غلط تھا، اس نے رشتہ بنایا تھا تو اسے نبھانا چاہیے تھا، تو دوسری طرف وہ غلط بھی نہیں تھا، اپنی جگہ صحیح تھا۔ برہان علوی کو جرم سے سخت نفرت تھی، اور پھر ایک ایسے وجود کا زندگی میں آنا جس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا، صرف یہ جانتا تھا کہ وہ لوگوں کو مارتے ہیں، جان سے قتل کرتے ہیں، انہیں بری طرح درندگی کا شکار بناتے ہیں، قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں، اس کی بندش توڑتے ہیں۔ یہاں اس کا یہ عمل عام تھا۔ دونوں طرف سے لا تعلقی تھی، ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ مسی پابند تھی جب تک کنگ پکڑا نہیں جاتا اپنی ذات کے بارے میں خود سے بھی سرگوشی نہیں کرنی۔ یہ نہ صرف عالم بلکہ اوپر سے احکام تھے، پر اس نے سیر عالم کے حکم کو زندگی میں پہلی بار نہ مانتے برہان علوی کو بتا دیا کہ وہ مسی لیڈی باس ہے۔ برہان چاہے نہ سمجھتا ہو، پر عارف علوی سمجھتا تھا، کیونکہ اسے بھی تو محبت تھی، اور محبت کی خوشبو تو وہ ہزاروں میں پہچان جاتا تھا۔ اس نے اس دن مسی کے لاپرواہ انداز میں اپنے روپ کے بارے میں ذکر کرتے اس کے لہجے میں آنچ پائی تھی جذبوں کی۔ اس لاپرواہی میں اس نے اپنے آپ کو اس پر آشکار کر دیا تھا کہ وہ مسی ہے، مطلب وہ اس سے مخلص ہونا چاہتی تھی۔ کاش دونوں ایک دوسرے کو سمجھتے۔ قصور دونوں کا نہیں تھا۔ جس رشتے میں مان، عزت، محبت یک طرفہ شک کی آنچ پائی جائے، وہ رشتے کبھی پائیدار نہیں ہوتے، کبھی اپنی خوشبو نہیں پھیلاتے، بلکہ اس پھول کی طرح 2 دن کھل کر تیسرے دن مرجھا جاتے ہیں۔
इन्हें टूटना ही था। अब देखना ये था कि कैसे बुरहान अलवी मुस्कान को पाता है और मुस्कान कैसे उसका दिल जीतती है। सोचकर उसके लबों पर तल्ख मुस्कुराहट बिखर गई। मैं कुछ पूछ रहा हूं आलिफ, अगर मेरी बहन को हर्ट किया होगा ना तुम्हारे भाई ने, तो तुम मुझसे कोई शिकवा नहीं करोगे, माइंड इट। गाड़ी में बैठते वो धाड़ा था। कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है इजल। उसने उसे ठंडा करना चाहा। आरिफ सुर्ख रंगत से गाड़ी स्टार्ट करने लगा। सोचकर ही उसका जबड़ा तन गया। दुआ करो आलिफ, सब ठीक हो। मेरी बहन ने शादी के लिए नहीं कहा था उसे, वो खुद आया था उसके पीछे। अब अगर उसने जरा सी उसे तकलीफ दी तो मैं छोड़ूंगा नहीं, हस्ती मिटा दूंगा एसपी की। गाड़ी वहां से निकालते वो उससे बर्फीले लहजे में कहता मोबाइल डैशबोर्ड पर फेंक गया। आलिम को इसीलिए नहीं बताया था कि अगर वो जान जाता तो फिर आलिफ को शिकवा होता, और अगर उसकी बहन उसे किसी दुख में मिली तो वो आलिम को आगाह करने से पहले ही बुरहान को मिटा देगा। साहिल का मौसम रात के तीसरे पहर काफी यख था। चांद की सुनहरी रोशनी पूरे आसमान पर फैली हुई थी। ऐसे में ठंडी ठंडी हवाएं समुंदर की लहरों से टकराकर उसके वजूद से टकरा जाती। आबोताब से चमकते चांद की सुनहरी लहरें उसे बालों से टकराती, उन्हें मजीद सोने जैसा बना देती। कोई उदास अप्सरा रात के इस पहर समुंदर के किनारे तन्हा बैठी थी। तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं, सोने जैसे। भारी गंभीर सरगोशी उसके कानों में गूंजी। आंसू लड़ियों की सूरत बहते, गालों पर कांच के टुकड़ों की सूरत बिखर जाते। मैं वाकई बहुत बुरी हूं बुरहान अलवी। मैं कभी अच्छी नहीं बन सकती, क्योंकि मैं एक कोठे वाली की बेटी हूं जो तमीज, इज्जत के दायरे, एहसास से नावाकिफ है। मैंने खुशी से तो इन हथियारों को नहीं उठाया था स्वामी। तुम आते, मुझे यकीन दिलाते कि मैं कोठे की हूं जरूर, पर मैं हवस के लिए नहीं, इज्जत के लिए बनी हूं, तो मैं कभी ऐसी ना बनती। तुम मुझे ये यकीन दिलाते कि मैं एक माह के लिए नहीं, जिंदगी भर के लिए बीवी बनने के लायक हूं, तो मैं कभी ऐसी ना होती। तुम मुझसे पूछते कि मुस्कान, तुम्हारे लबों की मुस्कान सच है या सिर्फ एक फरेब, तब भी मैं ऐसी ना होती बुरहान। तुम मेरा कभी मोहब्बत से हाथ थामते तो मुझे अपना हमसफर पाते, कभी मुझसे हथियार लेकर कहते कि मैं हूं, तो मैं अपना आप तुम पर फना कर देती। पर तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ी एसपी, तुम्हें कभी ये जरूरत नहीं पड़ी कि मैंने आपसे तुम तक का सफर क्यों पलों में तय कर लिया, क्यों मैंने आपसे सफर शुरू किया और तुम पर इख्तिताम किया। वो सिसक उठी, क्योंकि एसपी तुमने मुझे इज्जत नहीं दी, मेरा सौदा किया था। तुमने बीवी लफ्ज अपने साथ जोड़ने के लिए खरीदा, मुझसे अपनी पहचान का सौदा किया, मुझे बीवी नहीं बनाया, अपने मतलब का शो पीस बनाकर ले गए, अपने माँ बाप को सबक सिखाने के लिए मेरी जात का तमाशा लगाया। अभी किस लिहाज से ये मुस्कान तुम्हारी इज्जत करे? क्या मैं इज्जत के लायक नहीं अल्लाह? भीगी सरगोशियों में वो चांद से नजरें हटाकर अब आसमान को देखती पूछने लगी। मैंने दुनिया के सामने खुद को कमजोर नहीं दिखाया, मैंने तो बस आपको अपनी कमजोरियां सुनाई कि मैं उससे इश्क करती हूँ। मैंने उसे कहा था वो मेरा जुनून है, पर आपको तो सब मालूम है वो मेरा इश्क है। क्या ये काफी नहीं कि आप जानते हैं मैं कमजोर हूं? क्या ये काफी नहीं मेरी जात बेनिशान है, इन बिखरे कांच के टुकड़ों जैसी जिन्हें समेटने में जख्म मिलते हैं, तकलीफ होती है। मेरे लिए तो यही काफी था कि आप मुझे जानते हैं। मैंने तो कभी नहीं सोचा था खुद को बयान करने के लिए बिखरना पड़ेगा। आपको तो मालूम है मैं सिर्फ आपके सामने बिखरती हूं, तो कैसे हो जाऊं बेमोल, जरा बताएं। वो सिसकियों में अपना दुख दर्द बयान करती फूट फूट कर रोती घुटनों में मुंह छुपा गई। मैं चली जाऊंगी उसकी जिंदगी से, क्योंकि मैं अपनी माँ की कही बात सच साबित नहीं करना चाहती, उन्हें सच्चा नहीं बनाना चाहती कि वो सही थी, कि मैं निकाह के काबिल नहीं। सच में आज एसपी ने मुझे निकाह के काबिल नहीं समझा। मेरा भरम कायम रखना मेरे मौला, मेरी माँ को कभी मत बताना कि मुस्कान तलाक लेते लेते बची है। उस पर यही आश्कार करना कि वो एक इज्जतदार, ईमानदार पुलिस वाले की बीवी है और हमेशा रहेगी, पर मैं झुकूंगी नहीं। दुनिया भले ही मुझे कसूरवार समझे, मैं नहीं झुकूंगी, क्योंकि जब एसपी नहीं था तब मुस्कान को मिसी ने सहारा दिया था, और मैं इस मिसी को नहीं मार सकती, क्योंकि वो सिर्फ खुद की नहीं काफियों की आस है।
ان بہتی تڑپتی آنکھوں کی امید۔ وہ روتی اپنے اندر کا غبار ہمیشہ کی طرح سمندر، چاند، ہوا کی موجودگی میں نکالتی اپنی خوبصورت مسکان کے ساتھ مسکرائی۔ تم میرا عشق ہو، مجبوری نہیں برہان الوی۔ تم لا حاصل بھی رہو گے تو عشق کہلاؤ گے، اگر خود سے مکر گئی تو بے وجود، بے روح کہلاؤں گی۔ بینچ پر رکھے اپنے کوٹ سے ببل نکالتی، ریپر سے آزاد کروا کر منہ میں ڈالتی، کچھ دیر بعد بے فکری سے آس پاس کے مناظر کو دیکھ رہی تھی۔ دور دور تک سمندر کی لہریں پھیلی ہوئی تھیں۔ مسکان؟ عارف کو یقین تھا وہ اسے یہیں ملے گی، تبھی گاڑی کا پہلا رخ ساحل سمندر کی طرف ہی کیا تھا، اور اس کی توقع کے عین مطابق وہ اسے یہاں ملی تھی۔ وہی مسکان اس کی آواز پر چونکی اور جلدی سے چہرہ ہاتھوں سے صاف کرتی مسکراہٹ کے ساتھ گردن موڑ کر دیکھا تو وہ لمبے ڈگ بھرتا اس کی سمت ہی آ رہا تھا، بے چین، تڑپا ہوا۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھی اور کب کے اپنے سکڑے سمٹے وجود کو سیدھا کیا اور پاؤں ٹھنڈے پانی کی لہروں میں ڈال دیے۔ مسی، بھائی کی جان، تم ٹھیک ہو؟ وہ پاس بیٹھتا اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر ماتھے پر بوسے لینے لگا اور چہرہ سینے میں تڑپ کر چھپا دیا۔ بھائی کو بتاؤ کیا تکلیف ہے میری جان کو؟ اس کا سر سہلاتے وہ پوچھنے لگا، جبکہ مسکان آسودہ مسکراہٹ سے اس کے سینے پر سر رکھے نفی میں سر ہلاتی اس کی شفقت کو محسوس کرنے لگی۔ مجھے کیا تکلیف ہو سکتی ہے عارف؟ کسی میں ہمت ہے مجھے تکلیف دینے کی؟ وہ سر اٹھائے اسے دیکھتی بولی، اور عارف اس کی سوجی بیگی آنکھوں کی کانچ کے ٹکڑوں میں بٹی کرچیاں دیکھتا لب بھینچ کر آنکھیں میچ گیا۔ تم اتنی پتھر کیوں ہو مسی کہ اپنے بھائی کو بھی اپنی تکلیف میں شامل نہیں کرنا چاہتی؟ بتاؤ مجھے، اس ایس پی نے تمہیں تکلیف دی ہے؟ مجھے بتاؤ مسی، میں اسے گدی سے پکڑ کر تمہارے پاس لاؤں گا، بولو کچھ۔ وہ بولا نہیں، گھن گرج کی طرح برسا تھا۔ مسکان خاموش سی اس کے کندھے پر سر ٹکائے بیٹھی رہی۔ کوئی کچھ نہیں کہہ رہا عارف، تم میرے شوہر سے جلو نا، وہ اچھا ہے۔ ہنس کر کہتے اسے لگا اس کے حلق میں پتھر کا گولا پھنس گیا ہو، جس سے آواز گھٹ گئی آخر میں۔ آنکھیں بھی برسنے کو تیار تھیں، پر لبوں پر وہی فریبی گہری مسکان تھی۔ تم مجھے نہیں بتاؤ گی؟ میں خود ہی اس ایس پی سے پوچھ لوں گا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا اور بفر کر وہاں سے جانے لگا کہ مسکان نے بدک کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ شور مت مچاؤ عارف، مجھے میرے وقار سے جینے دو۔ شور کرو گے تو وہ مجھے مزید کمزور سمجھے گا، میری خاموشی ہی کافی ہے اس کے لیے۔ جھٹکے سے اسے واپس بینچ پر کھینچ کر گراتی خود اس کی گود میں سر رکھ کر سکڑی بینچ پر لیٹ گئی۔ عارف نے ششدر ہو کر اپنی بہن کا یہ بدلاؤ دیکھا۔ اس کا دل کیا پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ کیا آج پھر میں تمہیں تکلیف سے نہیں بچا پایا مسی؟ وہ بھاری آواز میں بولا اور ہاتھ اس کے سر پر پھیرنے لگا۔ مسکان نے اس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگایا، جبکہ عارف نے اپنا کوٹ اتار کر اس کے اوپر ڈال دیا۔ نہیں بے وقوف، تم تو دنیا کے سب سے پیارے بھائی ہو، پر تھوڑے کمینے سے۔ وہ کھلکھلائی۔ عارف نے کمینے پر آنکھیں پھیلا لی۔ ابے چھوڑ، ہم میں یہ چلتا ہے، بہن ہوں تیری۔ وہ اس کی غصے بھری آنکھوں سے متاثر نہ ہوتی اس کی انگلیوں کو دیکھنے لگی۔ سچ میں بہت بدتمیز ہو مسی، وہ دانت پیستے بولا، جس پر مسکان کھلکھلا کر ہنسی۔ ویسے ہم نے ایک وعدہ کیا تھا، یاد ہے؟ اس نے کوٹھے میں کیا جانے والا وعدہ یاد دلایا تو عارف جھک کر اس کے سر پر بوسہ دیے سر ہلا گیا۔ کچھ بھی ہو جائے ہمیشہ مسکراتے رہیں گے، چاہے کوئی کتنا توڑے ہمیں۔ دونوں یک زبان ہو کر بولے اور کہکہا لگا اٹھے۔ واقعی دونوں سب کچھ جھیل کر بھی کہکہا لگانے والوں میں سے تھے۔ تم نے اسپین کا کہا تھا، یاد ہے؟ وہ اٹھ بیٹھی اور سیریس انداز میں بولی۔ عارف چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ ہاں یاد ہے، ایک مجرم کو اوپر پہنچانے جانا ہے جو یہاں سے بھاگا ہے۔ ٹھیک ہے، آج 6 بجے کی میری ٹکٹ بک کروانا، یہ نیک کام میں ہی کراتی ہوں۔ اس کی نظریں اس کی طرف سے گھومی ہوئی تھیں۔ مسی، عارف پلیز، میں خوش ہوں، خبردار جو عالم کو کچھ بتایا یا خود کچھ کیا برہان کے ساتھ۔ تم جانتے ہو اسے تکلیف دو گے تو اپنی بہن کی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، تو مجھے اب یقین ہے تم ایسا نہیں کرو گے۔ وہ سرد لہجے میں کہہ کر اٹھی اور انگلی پر آنسو اٹھاتی اسے سامنے کرتے چاند کی طرف پھونک ماری۔ کاش میں تمہیں گلا گھونٹ کر مار دیتا تو آج مجھے یہ دن دیکھنے نہیں پڑتے۔ تمہیں اندازہ نہیں میری تکلیف کا مسکان۔ تم اسے بچانا چاہتی ہو جسے تمہاری ذرا قدر نہیں۔
तुम मुझसे कहो कि तुम उससे प्यार नहीं करती, फिर मैं उसे बख्श दूंगा, वरना तुम जानती नहीं मैं उसका जीना हराम कर दूंगा। वो चिल्ला कर बोला और उसके कंधों से जकड़ा। मुस्कान उसकी सुर्ख लहू पड़ती आंखें देखकर गहरा सांस भर गई। मैं बुरहान अलवी से मोहब्बत नहीं करती। आरिफ के लबों पर गहरी मुस्कुराहट आई। मैं बुरहान अलवी से इश्क करती हूँ, वो शरारत से कहती खिलखिलाई और आरिफ के बिगड़े खूनख्वार मजाज देखकर वहां से भागी। रुको मिसी, वो हंसता सरनफी में हिलाकर बेंच से अपना और उसका कोट उठाए उसके पीछे भागा। समुंदर की ठंडी रेत पर दोनों बहन भाई अपने पांव की छाप छोड़ते खिलखिलाए एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे, जबकि दूर गाड़ी में बैठा आलिफ मुस्कुरा रहा था, उन्हें एक दूसरे को पानी की छींटें मारते देखकर। दूर सुबह का सूरज आसमान पर अपनी सुनहरी रोशनी बिखेरने लगा। आरिम विला में सैर आलिम की गोद में सर रखी सोई हुई हुरुल ऐन अंगड़ाई लेकर बेदार हुई, जबकि टेबल पर पांव रखे सोफे की बैग पर सर टिकाए अपने बाजू पर हुरुल ऐन की दोनों कलाइयां टिकाए वो सो रहा था। और उसकी अंगड़ाई लेने पर आलिम ने आंखें खोली, जब सामने नजरें उसके वजूद पर पड़ी। रात मेहंदी लगाते काफी देर हो गई थी और जब रिमशा लगा कर चली गई तो आलिम उसे लेकर रूम में आया और अब उसके सुखाने की टेंशन थी। तभी ही खुद सोफे पर बैठकर उसे लिटा दिया और उसका सर गोद में रखते दोनों कलाइयां अपने सामने बाजू पर टिकाईं और ऐसे ही ना जाने कब दोनों सो गए। गुड मॉर्निंग मेरी शहजादी, झुककर उसके माथे पर बोसा देते वो उसे उठाकर बेड पर डालता ब्लैंकेट डालकर खुद फ्रेश होने चला गया। मेहंदी इंतहाई खूबसूरत थी। आलिम उसके हाथों को देखता कई बार मबहूत हुआ था। वो जॉगिंग के लिए रूम से बाहर आकर लाउंज में दाखिल हुआ, तभी नजरें सीधा मुस्कान पर पड़ी। वो कुछ चौंका, वजह उसके हाथ में बैग। ब्लैक पर व्हाइट दायरे वाली स्कर्ट, ब्लैक टॉप पर लॉन्ग कोट पहने सुनहरी बालों वाली वो लड़की उजलत में सफेद कांच के ग्लास में जूस पीती किचन से निकली। वो जेब में हाथ फंसा कर खड़ा हो गया कि मुस्कान गड़बड़ा गई। मैं आपका ही वेट कर रही थी, उसने गला खंखार कर आलिम को मुखातिब किया। वजह? अबरू उचकाते चेहरे को जुम्बिश थी। वो मैं एक केस के लिए स्पेन जा रही हूँ 15 दिनों के लिए, कुछ देर में फ्लाइट है तो सोचा आपको बता दूं, आरिफ से बात कर ली है, क्या इजाजत है? वो बैग छोड़कर चलती हुई उसके सामने आई और लाट से लब दबाकर सर कंधे पर टिका दिया। लाउंज में दाखिल होती सिमी भी मुस्कुराई इस प्यार भरे मंजर को देखकर। अगर तुम अपनी मर्जी से जाना चाहती हो तो जाओ, अगर मजबूरी में जा रही हो तो वो मजबूरी बताओ मुझे। उसका चेहरा हाथों में भरकर वो उसकी आंखों में देखने लगा। मुस्कान ने हड़बड़ाकर उन बुरी आंखों की ताब ना लाते नजरें फेर ली। मजबूरी कोई नहीं मुझे आलिम, कुछ फ्रेश एयर और दिमागी सुकून के लिए जा रही हूं तो सोचा ये काम भी कर दूं। उसके बताने पर आलिम ने उसका गाल थपथपाकर सर पर बोसा दिया। मुझे उम्मीद है तुम अपना ख्याल रखोगी, वो कहता वहां से निकला और मुस्कान ने कब का अपना रुका हुआ सांस बहाल किया और फिर वो नमी आंखों में लिए सिमी से गले मिलकर रिमशा के पास आई। तुम मेरे बच्चे की डॉक्टर हो, ख्याल रखना उसका। मैं सिर्फ कुछ दिन के लिए जा रही हूँ, पर रहूंगी उसके पास ही, खबरदार उसे हर्ट करने की कोशिश की तो। वो उसे देखती वार्न कर रही थी, जबकि रिमशा का सहमा रूप देखकर आरिब नागवारियत से अपनी बहन को देखने लगा जो बिला वजह उसे खाइफ कर रही थी। ओह बच्चे की अम्मा, डॉक्टरनी जी को मत सहमाओ, वो बहुत अच्छा ख्याल रखती हैं, तुम अपना ख्याल रखो बस। आरिफ के कहने पर वो हूं करके गर्दन अकड़ा कर सीढ़ियां चढ़ती रूम में दाखिल हुई तो नजरें सीधा ब्लैंकेट पर रखे उसके हाथों पर गई जहां मेहंदी लगी हुई थी और वो गहरी नींद में थी। मुस्कान आंसुओं का गोला सीने में उतारकर घुटनों के बल उसके पास बैठी और बेखुदी में देखने लगी। तुम मेरा सब कुछ हो मेरी जान। झुककर उसके सर पर बोसा देते वो अपनी हिचकियां दबा गई और जोर से मुंह पर हाथ टिकाकर दरवाजे की तरफ देखा। ये शुक्र था कि ये आलिम का रूम था, जो यहाँ कोई नहीं था, वरना वो अपने भाई का भी जब्त तोड़ देती। कुछ देर बाद मुंह से हाथ हटाकर उसने गहरे सांस भरे और फिर झुककर उसके चेहरे के बोसे लिए। मीसनी, हूर ने झपट कर आंखें खोली और खुशी से बोली, तुम कब आई मुझे बताया नहीं? देखो मैंने मेहंदी लगाई है।
मैं कब की तुम्हें दिखाने वाली थी। वो खुशी से चहकती उठ बैठी जबकि मुस्कान उसके हाथ पकड़े बेआवाज रो रही थी। सो जाओ, मैं फिर आकर देखूंगी क्योंकि इसका रंग काफी गहरा है, नहीं उतरेगा मेरे आने तक। उसे लिटाकर वहां से निकलती चली गई जबकि हूर बौखलाई सी मीसनी करती रह गई। हैं, इसे क्या हुआ? ऐसे जगाकर प्यार देती चली गई। वो वापस लेटती पुरसोच से बोली, मैं इतनी उम्मीदें लगाई बैठी थी मीसनी, पर तुमने तो ठीक से डिजाइन ही नहीं बताया कि कैसी लगी है। वो उदास हो गई और इस उदासी ने उसकी रूह को उदास कर दिया। पर दर हकीकत तो ये उदासी उस लड़की की थी जो उसके गिर्द छोड़कर वहां से निकलती चली गई थी। बुरहान अलवी, मुझे यकीन है हम फिर नहीं मिलेंगे। आखिरी अनाउंसमेंट सुनते आलिफ और आरिफ को बाय करती सोचती वो उनकी नजरों के सामने से गायब हो गई। पीछे आरिफ ने उसकी तकलीफ को महसूस करते आंसुओं का फंदा हलक से उतारते नजरें फेर ली। कुछ रिलैक्स होने दो उसे, फिर सोचते हैं कुछ। आरिफ के कंधे पर हाथ रखते वो बोला, इंशाल्लाह। वो सर हिलाता अपनी गाड़ी की सिमत चला गया। एक ही तो बहन थी, वो भी इतनी तकलीफ में। क्या हुआ? बी रूम में आती उससे पूछने लगी जो मोबाइल हाथ में थामे उसे घूर रही थी। बी की आवाज पर चौंक कर उनकी तरफ देखा। कुछ नहीं, तकुआ अपिया ने माजरत कर ली है शादी में आने से क्योंकि उन्हें अर्जेंट हवेली जाना पड़ा। आगा जान की हालत खराब हो गई थी। उसने गहरा सांस भरते मायूसी से बताया। अच्छा, फिर कहा नहीं कब आएगी? बी उनके गांव से थी और उनके वसीले से ही नूरुल ऐन हुरुल ऐन की दोस्ती तकवा से हुई थी। हाँ, कहा है कि प्रॉमिस वलीमे में आएगी। वो मुंह बसोरे बोली और बेड पर गिर गई। अच्छा, दिल बड़ा करो, आएगी तो सही ना। वो उसके पास आकर बैठी। नूर उन्हें देखती मुस्कुराई और उनके कंधे पर सर टिका दिया। बाहर से ढोलक की आवाज जोरों शोर से आ रही थी। खानदान तकरीबन आधा उमड़ आया था घर में। घर में अभी से पांव रखने की जगह नहीं थी। रात को उसकी रुखसती थी। महफिल अरूज पर थी। सारी तैयारियां मुकम्मल थीं। बेड पर उसका गोल्डन सुर्ख इम्तिजाज का भारी लहंगा रखा था, साथ ही हैवी ज्वेलरी, कंगन, चूड़ियां, पाजेब, नथ हीरों से जड़ी थी। ब्यूटिशियन कुछ देर में पहुंचने वाली थी क्योंकि तैयार करते काफी देर होने वाली थी। आज दिन के 2 बज रहे थे अभी। नूर चौंकी तब जब अचानक दरवाजा खुला और उजलत में दाद अंदर दाखिल हुआ। बी और नूर ने हैरत से उसके चेहरे को देखा। वो मुस्कुराया। नूर चीप कर सर झुका गई। दाद, तुम यहाँ बेटा? बी बौखला कर खड़ी हुई। तब दाद होश की दुनिया में लौटा और झीप गया उनके सामने। कुछ जरूरी काम था बी, 2 मिनट का। उसके कहने पर बी नूर के हवाइयां उड़े चेहरे को देखती सर हिलाकर वहां से निकली। बी के जाते ही वो लपक कर उसके पास आया। तुम पहले से ज्यादा हसीन होती जा रही हो या मेरी नजरों का बहकावा है बोनी? उसके रुख मोड़ने पर दाद झुककर कान में सरगोशी करता फूंक मारने लगा। प्लीज दाद, जाएं। सटपटा कर वो बाथरूम में भाग गई। दाद कहकहा लगा उठा। ये क्या खुश होने के लिए काफी नहीं था कि वो इस रिश्ते से खुश थी, इसीलिए शर्मा रही थी, उससे छुप रही थी बगैर चीख चिल्लाहट के। कुछ सोचते सर हिलाकर वो अपनी वॉच ढूंढने लगा। साइड टेबल पर ना पाकर वो सिलवटें माथे पर सजाकर दराज में ढूंढने लगा, पर वहां से भी नाकाम। उसने फिर से टेबल को देखा और गुस्से से सब कुछ नीचे फेंकते वॉच को ढूंढता रहा। ये क्या कर रहे हैं दाद? हवास पाख्ता ठा की आवाज से रूम में आती वो बोली। जहां उसका रूम बिखरने लगा था वहीं वो खौफ से सहम रही थी उसकी बिपरी हालत देखकर। नूर, यहां मैंने वॉच रखी थी, कहाँ गई? वो सोफे, ड्रेसिंग टेबल के दराज कालीन पर बेड के नीचे ढूंढता हुआ उसके पास आया और लहू आंखों से उसकी खौफ से फैली आंखों में देखने लगा। वो मैंने वार्डरोब में रखी थी। रोने की पूरी तैयारी करते उसने वार्डरोब की तरफ इशारा किया। आलिफ उसे छोड़कर लपक कर वहां गया। नूर तासुब से उसकी पुश्त को देखती आंखें मसलने लगी। वार्डरोब खोलते ही वो अंदर कपड़े निकालता देखता रहा कि अचानक नजरें उस पर पड़ी। ओह शुक्र मेरी जान, मेरी तो बुरी हालत होने वाली थी, तुमने बचा लिया। दाद अपनी घड़ी सही सलामत नूर के यूं संभालने पर कलाई में बांधता उसके पास आया और माथे पर बोसा देते आंसू लबों से चुनकर उसे सीने में भींच दिया। ऐसा क्या है इस घड़ी में दाद? वह बड़ी हिम्मत करती उससे दूर होकर बोली। इसमें
दाद ने चलती हुई घड़ी को देखा। बस अब सिर्फ घंटों का इंतज़ार करो। जब तुम मेरी शरीके सफ़र बनकर मेरे रूम में आओगी तो हर चीज़ तुमसे शेयर करूँगा, बहुत कुछ जो तुमसे छुपा हुआ है, ठीक है? वो कहता उसकी आंखों में देखता अचानक ही उस पर झुका था। नूर बौखला कर पीछे भागी। आज तो ऐसा नहीं चलेगा, उसे पीछे से हसार में लेकर जज्बों से चूर लहजे में कहते कान की लो को छूना चाहा कि नूर मचल उठी। दाद प्लीज, वो सांसों के बेरब्त होने पर बमुश्किल कहती उसके हसार से निकली। दाद उसके ब्राउन कपड़ों में सरापे को देखते वहां से जाने लगा। अच्छा सही है, डरो ना, बस रात को इंतजार करो, आज तो तुम गई मेरे हाथों, मायनी खेजी से कहता वो हंसता हुआ चला गया। जबकि उसके जाते ही नूर ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा और अपना रुका हुआ सांस बहाल किया। वो भागकर दरवाजे के पास आई और लॉक करके चीजें समेटने लगी। साथ ही रूम संवार कर वो मुस्कुराते हुए बाथरूम में गई और वहां से छुपाई हुई वॉच निकाल कर उसे हंसती हुई देखने लगी। सुबह उसे वॉच जब मिली तो दाद की परवाह किए बगैर उसने उस सीक्रेट एजेंट को जल्दी से तस्वीरें बनाकर भेजी और 12 बजे के वक्त तकरीबन उसके लिए दूसरी वॉच आ गई थी। वो उस एजेंट से बात करके सब कुछ समझती अब वॉच उठाए उसे देख रही थी। चलो पहली शुरुआत करते हैं आलिफ के एंड की। वो खिलखिलाती हुई दुपट्टे में वॉच छुपाकर स्लीपर पहनती रूम से निकली। So my dear listeners, that was the end of episode 29 of the novel दश्ते वहशत by महविश अली. Hope that you like it. और ज़रा अब भी कहना कि लेंथी नॉवल क्यों अपलोड किया। शॉर्ट पर तो बड़ी जल्दी कहते हो कि शॉर्ट था, तो अब लॉन्ग पे भी कहना कि इसके तो आप 3 एपिसोड बना सकती थी, एक साथ क्यों दे दिया। So basically it all depends on my रूटीन। कभी ऐसा भी होता है कि मैं आपको शॉर्ट आ जाता है, कभी लॉन्ग आ जाता है, कभी डबल आ जाते हैं, कभी कोई भी नहीं आता। तो हौसला रखा करो, मुझे जितना टाइम मिलता है मैं उसके अकॉर्डिंग अपना ज़्यादा टाइम आप लोगों को ही देती हूँ, ठीक है। होप दैट यू लाइक इट। वीडियोस पसंद आती हैं, मेरी काविश पसंद आती है, तो मेरी काविश को सराहते हुए वीडियोस को लाइक करना, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूला करें। दैट्स हाउ यू कैन इनकरेज मी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक तमन्नाओं के साथ अल्लाह हाफिज़।